जी सर, सभी को नमस्कार। मैं जी भारभूषण नमस्कार। वर्मा, शिक्षक एवं साहित्यकार, आप सभी का जीवन एक बहता दरिया समूह के तत्वावधान में आयोजित संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं स्वागत करता हूं। कोविड-19 के पश्चात उत्तरवर्ती जो शिक्षा का स्वरूप कैसा हो और जो विद्यार्थियों को हम किस प्रकार शिक्षा दे पाएँ, जो स्थितियाँ रही बहुत भयावह रही, सभी जानते ही हैं। और परमेश्वर की कृपा से आज हम इस विकट स्थिति से बाहर आ रहे हैं और संभावना है कि बहुत शीघ्र ही हम इस विकट स्थिति से बिल्कुल बाहर आ जाएँगे। स्कूल शुरू हो चुके हैं, लेकिन चुनौतियाँ बहुत हैं और इस चुनौतियों को लेकर आज का कार्यक्रम रखा गया है आप सभी के अनुरोध पर। तो आज का विषय स्पष्ट है आप सभी को कि पोस्ट कोविड-19 जो है एजुकेशन चैलेंजेस, ये सब बातों के ऊपर आज हम विचार विमर्श करेंगे, चिंतन करेंगे। तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ एक बार पुनः। आप सभी हमारे मध्य में देश के प्रखर विचारक सभी जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम श्री मुकेश भटनागर जी हैं। आप बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर भी हैं और अनेक एक्टिविटीज में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। कोई भी सकारात्मक चिंतन हो और विशेष रूप से आप शिक्षा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। आप रिटायर्ड पीएनबी के ऑफिसर हैं और उसके बावजूद भी आपका शिक्षा के प्रति एवं शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता जो है वो आपकी अत्यंत प्रशंसनीय है। एक बार पहले भी हम अमर उजाला की ओर से वेबिनार में जुड़े थे। आपने बहुत अच्छे विचार रखे थे, आपका मैं स्वागत करता हूँ। आप दिल्ली से धन्यवाद हैं? भरत जी। जी। जी हाँ जी। हमारे मध्य में आदरणीय राखी गिबरानी जी हैं। आप मूल रूप से दिल्ली से हैं, लेकिन आप हरियाणा की सरजमी पर अपनी निरंतर शिक्षण सेवाएं प्रदान कर रही हैं। बतौर प्रधानाचार्य आप कार्य कर रही हैं। आपका कार्य अत्यंत प्रशंसनीय है। आप अनेक मूवमेंट से, अनेक जो शिक्षा से जुड़े हुए सभी जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, शिक्षा से रिलेटेड कोई भी संगोष्ठी है, वेबिनार है, उसमें आप सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। आपके योगदान के विषय में अगर कुछ भी कहूँ तो अतिशयोक्ति हो जाएगा, क्योंकि आप अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आपकी अपनी ही एक संस्था है ईच वन टीच वन, जिसके अंतर्गत आप बतौर डायरेक्टर, निदेशक के रूप में इतनी बड़ी संस्था को आप चला रहे हैं। निर्धन विद्यार्थियों के लिए शिक्षाओं की सुविधाओं को मुहैया करवाना और उसके बावजूद भी एक वास्तविक शिक्षाविद के रूप में आप कार्य कर रही हैं। आप एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की भी डायरेक्टर हैं, स्टेट डायरेक्टर हैं। हरियाणा में आपका नाम जाना पहचाना है। बहुत ही आपकी जो गतिविधियां हैं अत्यंत प्रशंसनीय है और आपका मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आदरणीय रेखा शर्मा जी, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, हिंदी शिक्षण से जुड़े हुए हैं आप और अनेक कार्यक्रमों में आपका बेहतरीन योगदान देखने को मिलता है। आप अंबाला शहर में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर कार्य कर रही हैं। शायद डीएवी कॉलेज में आप कार्यरत हैं और निरंतर कवि सम्मेलनों में भी आप शिरकत करते हैं। आपका गायकी, आपका जो गाने का अंदाज है वो बहुत प्रशंसनीय है। निरंतर आप समस्त गतिविधियों में आपकी सक्रिय भागीदारी देखकर हमें अपार गर्व की अनुभूति होती है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत। शुक्रिया। कुलविंदर सिंह जी जुड़े हैं
इनके बारे में, इनकी बहुत बड़ी शख्सियत है हमारे मध्य में, एक बहुत शानदार पर्सनैलिटी, लाइफ कोच हैं और ऑथर भी हैं। सबसे बड़ी बात है, लेखक हैं हमारे बीच में। आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं और अनेक प्रकार के गतिविधियों में आप सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में भी आपका योगदान उल्लेखनीय है। आप शिक्षा को लेकर बहुत ही गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। अपने विचारों से, आपके विचारों से हम आज लाभान्वित होंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया। हमारे बीच में सुनीता राणा जी हैं, आप पंचकुला से हैं। आप शिक्षिका हैं और शिक्षा के क्षेत्र के साथ आप साहित्य सेवा से भी जुड़े हुए हैं, साहित्य सृजन भी कर रहे हैं। अनेक एक्टिविटीज आप करवाते हैं। आपका अच्छा खासा नाम है साहित्य क्षेत्र से लेकर और शिक्षा क्षेत्र में आपकी उपलब्धियां अनगिनत हैं। आपका इस मंच पे मैं बहुत स्वागत करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस मंच से जुड़े। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सुनीता जी शायद नजर नहीं आ रहे मुझे। हिमांशु छाबड़ा जी मास कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी शायद वो जुड़ नहीं पाए, तो उनका सामान्य परिचय ही दे पा रहा हूँ आपको कि बहुत ही प्रखर ओजस्वी पत्रकारिता करते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं और दिल्ली संस्करण पंजाब केसरी के बहुत ही मेधावी और होनहार युवा है, सबसे युवा है हमारे बीच में और बहुत ही इनका कार्य बहुत प्रशंसनीय है। प्रत्येक मंच पे इनकी एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। तो कहने का अभिप्राय है कि आप सभी प्रबुद्ध जनों के मध्य में आज हम जुड़े हैं। आप सभी का पुनः स्वागत एवं धन्यवाद करता हुआ कार्यवाही प्रारंभ करना चाहूंगा। आप सभी सहमत होंगे तो मैं सर्वप्रथम थोड़ा सा आपसे मैं बीच में आपको टोक रही हूँ, मगर हम सबका परिचय हो गया। भारत भूषण सर का भी मैं थोड़ा परिचय जोड़ना चाहूंगी। उनके बारे में हम सभी जानते हैं कि साहित्य से इनका बहुत जुड़ाव है। लिखना, कविताएं लिखना, ये हम लगातार देखते हैं कि न्यूज़पेपर में, नेशनल न्यूज़पेपर में इनके विचार प्रकाशित होते रहते हैं, जिन्हें हम पढ़ते हैं। इसके अलावा इनको मैं एक शिक्षक के तौर पे जानती हूँ बहुत करीब से। कोई भी कंपटीशन हो, ब्लॉक लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, बच्चों को तैयार करना, उन्हें लेके जाना, और वो भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे आते हैं, उनको इतना प्रोत्साहन देके ऊंचाई पे लेके जाना, ये काफी संघर्ष का कार्य है। पर्सनल लेवल पे मैं 2 प्रोजेक्ट सर के साथ कर चुकी हूँ। एक हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का, करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1 माह का हिंदी महामहोत्सव हुआ, जिसमें सर ने एज अ ज्यूरी और रिसोर्स पर्सन की तरह कार्य करा। ये प्रोग्राम डायरेक्टली आप जानते ही होंगे, बाल भवन टीसी करनाल के अंडर आता है, वो इसके चेयरपर्सन है। उनके अंतर्गत हमने कार्य करा और बहुत सफलता पूर्वक ये कार्य इन्होंने करा। इनकी वीडियोस बाल भवन के यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बारीकी से इन्होंने टॉपिक्स को बताया के लिए। इसके बाद हमें मौका मिला बाल महोत्सव, जो कि दोबारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का फंक्शन होता है, उसके अंदर एज अ ज्यूरी मेंबर वर्क करने के लिए। सर भी उसमें ज्यूरी थी और मैं भी थी, और मैंने देखा कि कितनी बारीकी से ये जजमेंट करते हैं, बच्चों की एक एक बात को पकड़ना, उसको नोट करना। तो एक शिक्षक का यही कार्य है, और वो कार्य है कि पत्थर को जिस तरीके से शिल्पकार भगवान दे देता है, यही शिक्षक का कार्य है कि कैसे वो बच्चों के अंदर उनको आकार देता है, उनको प्रेरणा देता है, और उस बच्चे को एक पर्सनालिटी के रूप में बदलता है। तो हमारा सौभाग्य है सर कि हम आपसे जुड़े हैं और आज हमें आपके साथ मन साझा करने को मिल रहा है। जी शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात। ठीक, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राखी गिबरानी जी,
वास्तव में जो लोग खुद ही इतना श्रेष्ठ कार्य करते हैं, तो श्रेष्ठ लोगों की संगति ही बहुत कुछ देती है। सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो भी काम करते हैं परमेश्वर को साक्षी मान के करते हैं, और कोई बच्चा हमारा अगर आगे बढ़ता है, एक बहुत निर्धन स्टूडेंट, वॉइस ऑफ पंजाब में ये प्रोग्राम चलता था पहले, पंजाब ईटीसी पंजाबी चैनल पे भी चलता था, तो वहाँ एक स्टूडेंट, बहुत ही निर्धन स्टूडेंट था, उसकी आवाज अच्छी थी, उसको पहचान कर उसको वहाँ ग्रैंड फिनाले तक उसने सफर किया। तो ये हमारी उपलब्धियां नहीं है, ये मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी शैक्षिक जीवन की एक परमात्मा की दी हुई उपलब्धि मानता हूँ कि ऐसी उपलब्धियां हमें हासिल होती रहे, और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच इसमें सबसे बड़े काम करती है। जैसे राखी गिबरानी जी के भी जो है काफी स्टूडेंट्स बहुत हाई लेवल तक पहुंच गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी नीयत, एक टीचर की नीयत के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, सबसे बड़ी बात। और तो आज का जो विषय है बिल्कुल हमारा कि कोविड-19 के बाद, यानी कि जब शिक्षा का स्तर बहुत पिछड़ गया है, कोविड 9। हिमांशु छाबड़ा जी आ गए हैं, हमारे बीच में जुड़े हैं। अभी मैंने आपका परिचय दिया, आप विलंब से पहुंचे। मास कम्युनिकेशन से पीएचडी कर रहे हैं आप, और बहुत बड़े विचारक भी हैं, और बहुत प्रखर ओजस्वी पत्रकार भी हैं, सबसे बड़ी बात। तो खैर, शिक्षा का जो वर्तमान ढांचा है, जो हम ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं, स्कूल खुल गए हैं, सभी बच्चों का स्तर एक जैसा नहीं है। कुछ बच्चे जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, उनके लिए इतनी बड़ी समस्या नहीं, उन्होंने जैसे तैसे उस चीज को कवर कर लिया थोड़े पीरियड में ही, या अपने ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से। लेकिन हमारा देश निर्धन देश है, आप सभी जानते हैं कि संसाधनों की बड़ी भारी कमी रही, सभी के पास ऑनलाइन शिक्षा के लिए संसाधन नहीं थे। और जब अब बच्चे स्कूलों में पहुंचे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, कहीं ना कहीं बड़ी भारी कमियां देखने को मिल रही हैं। बच्चों का लर्निंग लेवल, जो सीखने का स्तर है, वो काफी डाउन हो चुका है। आज हम एक सप्ताह लगभग हो गया है, छोटे बच्चों को हम शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ पिछड़ गया है इस पीरियड के दौरान। तो आज उसी पे चिंतन लेके मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय राखी गिबरानी जी को, आप मंच पर आए और अपना जो विचार है, अपना चिंतन प्रस्तुत कीजिएगा। आदरणीय राखी गिबरानी। स्वागत है राखी जी नमस्कार। आपका। धन्यवाद धन्यवाद। सभी प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट्स को मैं प्रणाम करती हूँ, और कुछ मेरे भाव मैं व्यक्त करना चाहूंगी। आज हम जिस सिचुएशन को देख रहे हैं, पहला मेरा बिंदु ये है कि ये हमारे लिए पहला अनुभव है। ऐसा परिस्थिति हमने कभी भी भविष्य अपने पास्ट में नहीं देखी, जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। कोविड-19 के अंदर आज तकरीबन 11 महीने के बाद हमारे स्कूल खुले हैं, हम बच्चों को मिल रहे हैं, तो काफी सारी परेशानियां इसमें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहला बिंदु इसके अंदर ये आता है कि जो बच्चे टच में हमसे नहीं रहे, उसमें 3 प्रकार की बच्चों की परिस्थितियां हमें देखने को मिल रही हैं। पहले वो बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस का लाभ बिल्कुल भी नहीं उठा पाए। उसके बहुत सारे कारण रहे, उनका आर्थिक बैकग्राउंड कैसा था, उनके पास स्मार्टफोन्स थे नहीं थे। सेकंड तरह के बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन थे, उन्होंने कुछ कवर करने की कोशिश करी, मगर 2-3 महीने का उनका क्रेज रहा पढ़ने का, व्हाट्सएप से पढ़ने का, मगर वहां उसके बाद उनका कनेक्शन लूज होने लग गया। तो कुछ उन्हें आता है और कुछ नहीं आता। और तीसरे प्रकार के हमारे वो बच्चे हैं जिनके फैमिली में सपोर्ट है, पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, और वो कुछ बच्चे अपना कॉप अप करके आए हैं। अब आने के बाद सबसे पहली जो एक प्रिंसिपल होने के नाते या टीचर होने के नाते हमें ध्यान देना है, वो है इनकी सुरक्षा।
हमारे पास कोई गाइडलाइन ज्यादा नहीं है, हमें एक भय भी है आज कि हम कितना भी शिफ्ट में बुला लें, बच्चे किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनका पीछे का क्या प्रबंध है, घर पे क्या प्रबंध है सुरक्षा का, हमें नहीं मालूम। और दूसरा कि जितना हमारे पास अब कब समय रह गया है, फरवरी से लेके अगर हम लगाएं अप्रैल तक, तो 3 महीने के अंदर हमें 12 महीने का कोर्स कवर करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बच्चे हमारे पास आए हैं तो उनका बैकग्राउंड जो लास्ट ईयर तक भी हमने उन्हें तैयार करा था उसको भी वो भूल चुके हैं। बिल्कुल सही बात। ये पहला चैलेंज है, क्योंकि मेरा स्कूल एक ग्रामीण परिवेश में है। यहाँ पर हम एक और चैलेंज फेस कर रहे हैं कि जो बच्चे 10 महीने घर पर बैठे, ये कहीं ना कहीं काम करने लग गए, चाहे अपने पिता के साथ खेत में जाने लगे या आस पड़ोस में कहीं पे भी रिक्वायरमेंट थी बच्चे वहां जाने लगे। तो बैक टू स्कूल जो शायद बहुत समय पहले एक अभियान चला था कि बच्चों को एनरोल कराया जाता था स्कूल के अंदर, आज पोस्ट कोविड-19 मैं वही समस्या को दोबारा फेस कर रही हूँ। बहुत डिफिकल्टी आ रही है बच्चों को पढ़ाई से दोबारा जोड़ने के लिए, पेरेंट्स हो, बच्चे हो। आज उनके मन में एक विचार आ रहा है कि शायद इस सेशन को वो ड्रॉप कर दे। वो हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैम इस साल को हम ड्रॉप कर सकते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके बाद अगला चैलेंज आता है कि जब बच्चे क्लासरूम में आ रहे हैं तो डिफरेंशिएटेड लर्निंग, इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। एक बच्चा है जिसने कुछ चैप्टर्स प्रिपेयर करे हुए हैं, एक बच्चा जिसने बिल्कुल किताब बुक को हाथ नहीं लगाया या शायद बुक भी परचेज नहीं करी, और एक बच्चा है जिसने ट्यूशन के थ्रू थोड़ा थोड़ा कवर करा हो। तो जब टीचर क्लास में जा रहा है तो हम एक टॉपिक के ऊपर कवर ही नहीं कर पा रहे, हमारा सेटिस्फेक्शन ही नहीं आ रहा कि अगर हम बहुत लो लेवल से पढ़ा रहे हैं तो भी नुकसान हो रहा है और अगर एवरेज से पढ़ा रहे हैं तो भी नुकसान हो। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हमें ये आ रही है कि हमारे पास सरकार की तरफ से, बोर्ड की तरफ से कोई भी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि इसके अंदर अब हमारे को जो डिडक्टेड सिलेबस है या जो सिलेबस आ रहा है उसको किस प्रकार से हमें कवर करना है। किसी प्रकार के सैंपल पेपर हो, किसी तरह का एक ब्लूप्रिंट हो, तो कच्चा पक्का ही ये हमारे हाथ में पकड़ा दिया गया है। और आखिरी बिंदु जो इसमें रहेगा वो है आर्थिक जो हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस है। अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स आज फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं और वहाँ जो टीचर है उसकी स्थिति क्या हो गई है कि भूखे पेट बेजन्ना हो गए। तो वहाँ उनके साथ डबल प्रॉब्लम है कि वो अपनी जॉब भी रिटेन करना चाहते हैं, सैलरीज उनको टाइमली नहीं मिली है, आगे की भी कोई संभावना बनेगी नहीं मालूम है। एट द सेम टाइम उसको काम भी ज्यादा करना पड़ रहा है क्योंकि बैक टू स्कूल अभियान चलाना पड़ रहा है, डिफरेंशिएटेड लर्निंग क्लासरूम में करानी पड़ रही है, और सिर्फ 2 महीने के टाइम पीरियड के अंदर जो बोर्ड की परीक्षा आने वाली है हमारी 10th और 12th की, 10वीं और +2 की, उसके अंदर कैसे बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करा जाए। बच्चों में बहुत डर है कि वो कैसे इसको तैयार करेंगे। और आमूलन जो पीछे के साल थे बच्चे सैंपल पेपर खरीद लिया करते थे क्योंकि फैमिली में भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं थी। आज उन बच्चों के पास ना बुक्स हैं, ना सैंपल पेपर है, ना वो उसको खरीदने की स्थिति में है। तो इस सिचुएशन के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत बड़ा हमारे लिए समस्या के रूप में खड़ा है। पर हमारे कवि ने कहा है कि चाहे अंधेरा घना हो पर दीपक जलाना कहाँ मना है। तो इसी आशा के साथ हम सभी, मुझे लगता है कि आशावान है कि भले ही हम बहुत बड़े घने अंधेरे से निकल कर आए हैं, आगे भी शायद हमें नहीं पता कि कितने समय तक ये घना अंधेरा छाने वाला है, परंतु सभी शिक्षक अपनी ओर से एक एक दिया जरूर जलाएंगे। भले ही हम सूर्य नहीं है पर दीपक की रोशनी से ही हम आगे चलेंगे और अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो भी संभव प्रयास है वो हम सब करें। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद जी। बहुत ही शानदार संदेश दिया आपने, बस प्रशंसनीय। धन्यवाद। ये समस्याएं जो आप फेस कर रहे हैं ये वास्तव में जो बच्चों का लेवल है +2 तक विशेष रूप से है। बड़े बच्चे तो जैसे तैसे कर गए, समस्याएं तो वहां भी है। रेखा शर्मा जी बताएंगे कि वहाँ क्या समस्याएं हैं, क्योंकि कॉलेज लेवल को डील कर रहे हैं आप। लेकिन बिल्कुल। हाँ,
लेकिन हमारी जो समस्याएं हैं जो छोटे बच्चों वाली, यानी कि +2 तक की, वो तो एडोलसेंट पीरियड है उनका, किशोरावस्था से भी गुजर रहे हैं, वो छोटे बच्चे भी हैं। लेकिन मैं ठीक तो है। कहता हूँ कि जो वर्तमान स्थिति है हमारी शिक्षा की, वो बहुत ज्यादा, वो जो ढांचा था, जो बुनियादी ढांचा था, वो हिल गया है। और बिल्कुल सर, बिल्कुल आप कह रहे हैं। हाँ, बुनियादी तो बुनियादी ढांचा जो है ना, वो बिल्कुल डामाडोल हो गया है। तो इसको बिल्कुल सर, आप ठीक कह टीचर रहे हैं, की ये बिल्कुल सही बात है। और टीचर की बहुत भारी जिम्मेवारी होगी अब, कि वो किस प्रकार ठीक है सर, अपने कौशल से, अपने टेक्निक से उस स्थिति को कवर करता है। ये बहुत ज्यादा, क्योंकि ठीक है। बड़ों की गलती बच्चों को झेलनी पड़ती है, पूर्वजों की गलती का परिणाम बच्चों को भोगना पड़ता है। 2020 की जो गुनाह हुआ है, मैं तो गुनाह ही कहूंगा, वक्त का गुनाह है ये, और उसको हम 2021 को भोगना है उसको। तो इसके लिए हमें ठीक है। ठीक है। हमें अपने कंधे सशक्त करने होंगे, सबसे बड़ी बात है। तो अब मैं मंच तो पर मैं आवाज देता हूँ आदरणीय रेखा शर्मा जी को। एक तरफ राखी गिबरानी जी ने +2 तक स्कूल की लेवल के बात बच्चों करें। की स्कूल की बात की, अब कॉलेज की तरफ चलते हैं। महाविद्यालय में क्या माहौल है शिक्षा को लेके? आदरणीय रेखा शर्मा जी, आप अंबाला शहर से हैं। अंबाला शहर में आप कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आप अपने विचार रखिएगा, आदरणीय रेखा शर्मा जी। सबसे पहले माँ शारदा को मैं नमन करती हूँ, और इस सम्माननीय मंच पर जितने भी सुधीमान बैठे हुए विराजित हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और इस मंच के, इस कार्यक्रम के संयोजक और संचालक श्रीमान भारत भूषण जी, जो बहुत ही ज्वलंत और अत्याधुनिक विषय को लेकर उन्होंने यह विचार गोष्ठी की है, तो मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। तो ये जो वैश्विक महामारी थी कोविड-19, जिसकी अब मान लीजिए पूंछ रह गई है, पलायन की दिशा में ये है, उसके बाद जो शिक्षा का स्तर है, उसमें हम क्या-क्या खामियां, क्या-क्या चुनौतियां देख रहे हैं, हम इस विषय में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन का कार्यक्रम रहा इस दौरान, कोविड के दौरान रहा, उससे हमें एक जो फायदा हुआ वो ये हुआ कि बच्चों का 1 साल व्यर्थ होने से बच गया। ये सिर्फ एक ये फायदा ही हुआ है। इसके अतिरिक्त जो बच्चे लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, लैप और कंप्यूटर, इन सब से जुड़ गए, तो सामाजिकता का अंश उनसे छूट गया। वो अब क्लासरूम फेस नहीं करना चाहते। जैसे कि राखी मैडम ने बताया स्कूल्स में क्या स्थिति रही है, तो मैं उच्च शिक्षा की बात कर रही हूँ कि हम लोगों को कैसी चुनौतियां फेस करनी पड़ रही हैं, हम किन चीजों को झेल रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो परीक्षा हमारी दिसंबर में होनी थी, वो अब फरवरी एंड में और मार्च आरंभ में होने जा रही है। तो जो सेमेस्टर है, जो सत्र है, वो सत्र पिछड़ता जा रहा है। तो पहली चुनौती तो हमारे सामने ये है कि समय के अनुसार हमें उस सत्र को अवस्थित करना है, व्यवस्थित करना है। कि हम लेट हो गए हैं, हमारी परीक्षाएं देर से आरंभ हो रही हैं, तो वो सेशन ही पीछे चला गया है। दूसरी दिक्कत क्या है, दूसरी चुनौती क्या है कि जब उच्च शिक्षा में आता है विद्यार्थी, तो वो केवल अपने देश को नहीं देखता, वो विदेशों को भी देखता है। तो हमें जो है विदेशों की शिक्षा के समानांतर अपने आप को प्रस्तुत करना है, सक्षम बनाना है, आकर्षक बनाना है और मजबूत बनाना है। तीसरी बात, जो उच्च शिक्षा है वो सबके लिए समाहारी बनाना चाहते हैं, क्योंकि जैसे गांव में ये दिक्कत आई है, छोटे बच्चों में ये दिक्कत आई है, ऐसी ही दिक्कत, ऐसी ही समस्या जो है वो अति उपेक्षित स्थान जो है, समूह जो है हमारे देश के, वहां से भी बच्चे आते हैं उच्च शिक्षा के लिए, कॉलेजेस में आते हैं। तो वहां तक हमको अपनी शिक्षा के सारे साधन उपलब्ध कराने। अब दिक्कत, प्रमुख दिक्कत जो है, मेन प्रॉब्लम जो है व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर मैं आपको बताऊं, तो कॉलेज खुल गए हैं, बच्चे भी आ रहे हैं। और अंबाला से जैसे मैं बिलोंग करती हूँ, तो अंबाला के आसपास के जितने भी गांव के बच्चे हैं वो सब कॉलेज में आते हैं। लेकिन करीब करीब 1 साल उन्होंने जीवंत चेहरों के सामने शिक्षा को ग्रहण नहीं किया। तो अब कॉलेज में आने के बाद वो कॉलेज में तो उपस्थित हो रहे हैं, परंतु कक्षाओं में उनकी उपस्थिति नाम मात्र है। उसका कारण क्या है कि वो 10 महीने, 11 महीने जो घर में बैठे हैं, दोस्तों से दूर रहे, मित्रों से दूर रहे, कैंपस लाइफ से वो दूर रहे हैं,
तो वो लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन वो क्लासरूम में नहीं जाना चाहते। अभी मैं बिल्कुल आपको ठीक कल है। की ही बात बताती हूँ कि विद्यार्थी जो है मुझसे पूछने लगे कि मैडम ऑनलाइन परीक्षा होगी, ऑनलाइन एग्जाम होंगे। तो मैंने बोला नहीं, ज्यादातर चांसेस जो है वो ऑफलाइन एग्जाम होने के। सभी का चेहरा लटक गया। क्यों? क्योंकि पिछले साल जो ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे, बच्चों ने किस तरीके से दिए हैं, इस बात से हम अनभिज्ञ नहीं है। सभी ने किताबें खोली और कैमरा ऑफ किए और उस तरीके से परीक्षा दी। और पहला ही सेशन है, मुझे लगता है युगों की अगर बात करें, कोई बच्चा फेल नहीं हुआ। फाइनल ईयर के बच्चों के हमने जो है ऑनलाइन एग्जाम्स लिए और उसमें कोई बच्चा फेल नहीं हुआ। उनसे उन्होंने क्या शिक्षा दी कि अगर अब भी ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे तो हम ये वाला सत्र हम भी पास कर जाएंगे। तो ऐसा लगा जैसे 10 महीने घर बैठ के उनका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया और वो पढ़ने में अब इंटरेस्टेड ही नहीं है, जैसे कैसे बस डिग्री आ जाए उनके पास। तो बिल्कुल इस ठीक समस्या बात। से हम जूझ रहे हैं। आज जब मैंने बताया बच्चों को कि तुम्हारे जो है 20 फरवरी से एग्जाम्स हैं, एमए के स्टूडेंट्स को बताया, तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़। तो वो तो ये दूसरी बात है कि हम लोग जब से कॉलेज 4 अगस्त से हमारा रेगुलर कॉलेज चल रहा। पहले 4 जुलाई से हमारे पास बच्चे नहीं आते थे, तो हम ऑनलाइन अपनी वीडियोस, ऑडियोज, व्हाट्सएप के थ्रू, जूम के थ्रू लगे हुए थे पढ़ाने में। तो हमारा सारा सिलेबस हमारी ओर से बहुत गति से चल रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि उन बच्चों ने उन चीजों को फॉलो नहीं किया। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा जो है मन को दुखी करने वाली है। हम कैसे बच्चों को जोड़े? अब जब उनको पता चल गया कि ऑफलाइन एग्जाम्स हैं, तो अब जो है वो धीरे धीरे एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाने को तैयार है। तो ये समस्या जो है बहुत बड़ी समस्या है कि उन बच्चों को हम कैसे वर्तमान में चल रहे पाठ्यक्रम के साथ मिलाकर चलें, क्योंकि हम तो एक बार करवा चुके हैं। हम दोबारा से वही चीजें उनको बिल्कुल जीवंत चेहरा बनकर सामने करवाने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु कोई बात नहीं, मेरा ये मानना है कि हम हैं ही इसलिए, हम हैं ही बच्चों के साथ चलने के लिए, क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो मैच्योर हैं, वो व्यस्त हैं और उनको हम डांट कर कह भी नहीं सकते कि ये तुम्हारी ही गलती है 100% कि तुम क्यों हमारे साथ नहीं चले। क्यों? क्योंकि वो बराबर के बच्चे हमको लगते हैं और कई बार हमें जो है एक दोस्ताना व्यवहार भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके चेहरे जो लटके हुए हैं और वो कहते हैं कि हम कैसे करेंगे, तो एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ रहा है हमको, हम एक्स्ट्रा उनको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक कोरोना के बाद जो है जो स्थिति है शिक्षा की, ये बहुत बड़ी समस्या बनकर हमारे सामने उभरी है। परंतु इसका सकारात्मक पहलू ये है कि अगर ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे तो बच्चों को इस चीज से एक सबक मिलेगा कि हम अगली बार जो है वो बराबर चलेंगे और पाठ्यक्रम और कक्षाओं के साथ और अध्यापकों के साथ मिलकर चलेंगे, तभी हमारे नैया यहाँ से पार हो। तो इस चीज को मैं सोच रही हूँ और सकारात्मक सोचते हुए ही यह सोच रही हूँ कि जो विद्यार्थी जो है इस सबक से, अब इस सबक को केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, अपितु अपने जीवन में भी एक सबक मानकर चले कि समय के अनुसार हमको चलना है, ना कि समय हमारी प्रतीक्षा नहीं करेगा, हमें समय के साथ दौड़कर आगे बढ़ना है। बिल्कुल ठीक बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू। बहुत ही आपने सही चिंतन किया है कि आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, वक्त कब मिजाज बदल ले कुछ पता नहीं चलता। बिल्कुल सही बात आपने बिल्कुल ठीक चिंतन किया है। मेरी बेटी बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन, उसका शौक यही था कि कॉलेज में जाएंगे अपनी सभी, उनके साथ भी अन्याय मानता हूं मैं, ये तो प्रकृति का अन्याय है, कुदरत का न्याय है, अन्याय मानता हूं, क्योंकि उनके अरमान नहीं पूरे हुए। स्टार्टिंग जो एक एंजॉय करना था कॉलेज लाइफ को, और मेरी बेटी ने बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। जैसे ही एडमिशन लिया कोरोना काल का लॉकडाउन हो गया, तो उसके भी अरमान जो है ना कॉलेज वाले बिल्कुल घर पे ही रह गए, डरे रह गए। ये फेस कर रहे हैं, और जो फाइनल वाले हैं वो बेचारे पार्टी नहीं ले सके। वो कहते हैं हमारा तो जीवन आना ना आना बेकार हो गया। लेकिन ये तो किसी को तो हम बदल नहीं सकते। हमारे पास 3 मिनट बाकी है, मेरे ख्याल में 2 मिनट बाकी है, दोबारा जुड़ेंगे, 40 मिनट की अवधि पूरी हो रही है। तो तब तक अनौपचारिक बात कर लेते हैं कि ठीक है, बच्चों के अरमान तो टूटे हैं, बच्चों के अरमान बहुत टूटे हैं। और अब जो ये जो फरवरी का महीना है, फरवरी के महीने में तो जो है कॉलेज का विषय ही बिल्कुल अलग होता है। जी। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, राखी जी से मैं परिचित हूँ और उनका मैंने वक्तव्य सुना, रेखा जी को भी सुना, आप सब प्रबुद्ध बुद्धि के हैं। हमें अब ये दिशा सोचनी है कि शिक्षा का नया स्वरूप क्या हो। अभी जो
ऑर्थोडॉक्स टीचिंग होती थी, फॉर्मल टीचिंग होती थी, क्या दूसरे तरह की टीचिंग की जरूरत है? जैसे हमारे हर बजट में जो जोर दिया जाता है वो डिफेंस को दिया जाता है, उद्योग को दिया जाता है, लेकिन शिक्षा को नहीं दिया जाता। आज की स्थिति में हमारे देश में 42 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, 42 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से कि 13 या 14 करोड़ तो प्राइमरी के हैं, बाकी कॉलेजों के हैं, दूसरे भी हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ क्षेत्र वो हुआ प्राइमरी स्टूडेंट्स का, क्योंकि वो नादान भी थे, उनको इतनी समझ में नहीं थी। तो हमें ये देखना है कि हमें पेपर टीचिंग करनी है कि लाइफ टीचिंग करनी है। मेरे पास ऐसे कुछ उदाहरण है, मैं शेयर करना चाहूंगा यदि हम जुड़ेंगे तो, कि अभी मैं पढ़ रहा था, एक सज्जन है कौशलेंद्र कुमार। कौशलेंद्र कुमार जो है पटना का रहने वाला, बिहार का, और उनके माता पिता भी टीचर थे। तो उसका एडमिशन था, मन था IIT करने का, किसी IIT इंस्टीट्यूट से, लेकिन उसका एडमिशन हुआ जूनागढ़ में, गुजरात में, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो वहां से उसने एग्रीकल्चर में बीटेक किया। उसके बाद उसको एक नौकरी मिल गई एक फ्रांस की कंपनी में, हैदराबाद में। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2 मिनट का, लेकिन बड़ा कुशाग्र बुद्धि का था वो। तो उसने जो है फिर तैयारी करी, वो IIM अहमदाबाद में आ गया। अहमदाबाद में आने के बाद 2003 में उसने गोल्ड मेडल लिया अहमदाबाद से, गोल्ड मेडल से टॉप किया। लेकिन उसने लाखों की नौकरी एक्सेप्ट नहीं करी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में। वह फिर गया कि उसको हमेशा दिमाग में रहता था, मेरे गांव में इतनी गरीबी क्यों है, वहां के लोग बाग इतने ज्यादा तेज क्यों है, जैसे कि बंबई में या गुजरात में है। तो उसने अपनी एक कंपनी खोली 2008 में जी, और 8 में अगले 3 साल में ही उसकी टर्नओवर हो गई 5 करोड़। वो कैसे हुई? उसने क्या काम शुरू किया था भारत जी? उसने सब्जी बेचने का काम शुरू किया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने अभी एक बात किसी ने कही कि ढांचा हिल गया। यदि नींव मजबूत हो ना तो ढांचे हिलते नहीं है। सही है। मैं पिछले दिनों में आप सबके ब्लेसिंग से मैंने कोई 1 लाख से ज्यादा बच्चों को करियर काउंसलिंग ऑनलाइन दी। करीब 22 यूनिवर्सिटीज ने मुझे कॉल किया, और इस दौरान मैंने करीब 500 प्रोफेसर्स को भी करियर हाउ टू टैकल विद द टाइम, जो टाइम चल रहा है उस टाइम के अकॉर्डिंग क्या पढ़ाया जाए, किस तरीके से टेकअप किया जाए, वो उसके ऊपर बात की। और 4500 से ज्यादा पेरेंट्स को भी मैं गाइडेंस दे पाया। ये सब कुछ ऑनलाइन हुआ। मैं इसमें एक ही चीज महसूस करता हूं कि मेरे टॉपिक क्या था। 95% मुझे सभी यूनिवर्सिटीज ने स्पेशली हायर किया था ये बात के लिए कि मैं उनको ये बताऊं कि इस जबकि कोविड को तो एक चलो एडिशनल हमारे पास एक कुप्रभाव हो गया, एक कुटाराघात हो गया, अदरवाइज हमारे पास तब भी जो बच्चों के लिए ऑप्शंस क्या होनी चाहिए उसके ऊपर हम कि अपने आप को कैसे एंटरप्रीनियरशिप में लेके जाएं, उसके ऊपर मैंने सारे के सारे बातें की। और अब समय यह है कि जो समय को नहीं पहचानेगा ना तो वो फिर दिक्कत आने ही वाली है। आप अपने कार्यक्रम को दोबारा से आगे बढ़ाएं, क्योंकि अब समय आने पर मैं ये तो लोग जुड़ रहे थे तो मैंने अपनी बात कही। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा कुलविंदर जी। छावड़ा जी हाजिर रहना, फोटो वीडियो बंद मत करना आप। सभी हौसला अफजाई होती है, सभी जुड़ते हैं, सभी को सुनने का डायरेक्ट, ठीक है ना, उसका लाभ रहता है। तो कार्यक्रम की आगामी कड़ी में मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय मुकेश भटनागर जी को। बहुत ही बड़े विचारक हैं, आप थिंकर हैं और शिक्षा के ऊपर आपके विचार सदैव ग्रहण करने योग्य होते हैं। तो मैं मंच पर आपको आमंत्रित करता हूँ, श्री मुकेश भटनागर जी आप आए और अपने विचारों से अवगत कराएं। आदरणीय भटनागर जी। शुक्रिया भारत जी, और सभी को मेरा पुनः नमस्कार। मैं जो चर्चा कर रहा था वो इस विषय पे था कि हमें डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन से हमें स्किल ओरिएंटेड जो है या लाइफ ओरिएंटेड में किस तरह से हमें पदार्पण करना चाहिए। और हमें अब यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँ कि हमारा देश तो इतना विलक्षण है हमारे ग्रंथों के हिसाब से कि जिनको हमने भगवान का दर्जा दिया वो भी गुरुकुल में जाके उन्होंने शिक्षाएं प्राप्त करी। और उसमें रामचंद्र जी का नाम लें, उनके भाई हैं, या कृष्ण, बलराम और सुदामा। कृष्ण कहाँ किस तरह के महलों में हुए या उनका परिवार था, और सुदामा जी का कहाँ था, फिर भी वो दोनों साथ साथ पढ़े
और कहते हैं कि जितनी 16 कलाएं होती हैं वो सारी कृष्ण भगवान में थी। तो उससे हमें ये मिलता है कि शिक्षा का हमारा महत्व क्या है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है वो तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी से जाना जाता है। वह बात अलग है कि उसको आक्रमणकारियों ने किस तरह से ध्वस्त किया। तो आज के समय में अगर हम विषय पे बात करें तो जो मेरा अध्ययन है 6,65,000 हमारे देश में गांव हैं और उनका जो फैलाव है या वहाँ पे जो भी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे राखी जी ने भी कहा कि वहाँ इंटरनेट की समस्याएं अभी किसी और कारण से इंटरनेट सुविधाएं तो वैसे थी नहीं, अभी वो अभी बाधित कर दी गई है। तो ये शिक्षा पे भी इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है कि जैसे आपने कहा हमें दूसरे विषय पे नहीं भटकना है। लेकिन ये भी एक गहन विषय है कि हमारी सरकार या हमारे जो विचारक हैं या जो अथॉरिटीज हैं वो शिक्षा को क्या महत्व दे रहे हैं। हमने पिछले साल एक नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई, उसमें किस तरह से हमने प्रावधान किए और अभी कोरोना के काल में कई प्लेटफॉर्म्स सीबीएसई ने और एनसीईआरटी ने भी जारी किए, जिसमें एक दीक्षा नाम से है या संयम नाम से है या ई प्लेटफॉर्म है और उसमें ऐसा भी बताया गया कि कितनी पुस्तकें ई बुक्स उपलब्ध हैं, 80,000 बुक्स उपलब्ध हैं, कितने उसमें फाइल्स हैं, कितने ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं। परंतु हम आंकड़ों से हटकर हम देखें जमीनी हकीकत जो रेखा जी ने बताई या राखी जी ने बताई, हमें ये समझना है कि बच्चों का रुझान किस तरफ है। अभी हमारी स्थिति ये है कि विदेशों से जो बाहर के देशों में पढ़ने बच्चे जाते हैं भारत से, वो लगभग 3,61,000 हैं यदि हम 2019 तक के आंकड़े देखें, और विदेशों से 2019 तक हमारे यहाँ जो सरकारी आंकड़े हैं वो 47,000 बच्चे हमारे देश में पढ़ने आए, जबकि विश्व में हम संभवतः 14 लाख स्कूल है हमारे पास, 45,000 कॉलेजेस हैं। तो हम सबसे ऊपर हम आते हैं विश्व में जहां तक शिक्षा का सवाल है। लेकिन स्तर हमारा ये हो गया है कि हम दिशा नहीं दे पा रहे हैं, और टीचर्स जो जहां पहले उन्हें बीएड या एमएड वो करते थे, वो मुझे भी इसका आभास इसलिए है कि एक बैंक कर्मी के नाते, एक अधिकारी के नाते मैंने स्कूलों की बिल्डिंग के लिए भी लोन सैंक्शन किए हैं और एजुकेशन लोन स्टूडेंट्स के लिए भी किए हैं, और बीएड जो करते स्टूडेंट उनके लिए भी किए क्योंकि वो प्रोफेशनल कोर्स होते थे। लेकिन आज की स्थिति में यह है कि वो सारी बिल्डिंगें जो है खाली हो गई हैं। तो हमें समझना है कि हमें जोर बिल्डिंगों पे देना है या शिक्षा की क्वालिटी पे देना है। मैं उदाहरण लूंगा कि हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने हम गौरव देश है हमारा, गौरवान्वित मैं महसूस करता हूँ कि इसी वर्ष जो है 2 दिसंबर या 20 दिसंबर को शोलापुर से हमारे देश के एक नौजवान साथी जिनकी उम्र शायद 32 वर्ष है, रंजीत सिंह दिसाले, जिसको ग्लोबल टीचर घोषित किया गया एक संस्था द्वारा, और जिसमें उसको $1 मिलियन प्राइज मनी थी। और उस टीचर ने वह तुरंत आधी राशि जो है दो दूसरे उसके फाइनल में थे, 9 कैटेगरी में जो आए थे, शॉर्टलिस्ट हुए थे, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी। हमें रंजीत सिंह दिसाले से ये सबक मिला कि शिक्षा के लिए टीचर का कितना बड़ा महत्व है। उसने ये स्टडी किया कि जिस ट्राइबल बेल्ट में वो गया, वहां पे स्कूल की जो भी स्थिति थी कि एक तरफ एक तबेला था, दूसरी तरफ एक स्टोर हाउस था, कि उसने देखा कि ये बच्चों की लैंग्वेज की समस्या क्या है। तो उस रंजीत सिंह ने कन्नड़ सीखी और दूसरी भाषाएं सीखी। और मैडम आप जो अभी टीचिंग लाइन में हैं और एक्टिव हैं, वो समझते होंगे कि उसने जो QR कोड बनाया, उसकी ये इन्वेंशन कह लीजिए, डिस्कवरी कीजिए, क्विक रिस्पॉन्स एक कोड बनाया, और जो बच्चे नहीं आ पाते थे या दूर थे या उनका रुझान नहीं था, उन्होंने हर पुस्तक में वही चैप्टर जो है उस कोड के हिसाब से उन्होंने पुस्तक में लगाया कि यदि कोई ऐसा हादसा हो जाए, बाढ़ आ जाए, कोई युद्ध हो जाए, तो वह बच्चे अपने घर पे भी या किसी से पढ़ सकते हैं, अपने घर में जो भी बड़े हैं। तो हमें ये समझना, कोविड भी हमारी इस तरह से एक ये, मैं तो ये तो नहीं कहूंगा कि एक अंधेरे के रूप में आया, इसने हमें बहुत जागरूक किया। और जागरूक में मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो अभी सवाल है कि बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए, उनका जो एक साल खराब चला जाएगा, मेरी जो ये सोच बन रही है कि बच्चों को इस वर्ष कोरोना के देखते हुए हर बच्चे को अगली कक्षा में किस आधार पे उनका कोई टेस्ट लेते हुए, सिलेक्टिव टेस्ट लेते हुए, प्रायोरिटी में उनका सोच देखते हुए या ज्ञान देखते हुए उनको प्रमोट कर दिया जाए, और अगले वर्ष जो है कुछ इस तरह से क्वेश्चन पेपर या बुक्स या टीचर्स बताए जाएं कि जो इस वर्ष का जो उनका सब्जेक्ट होगा, सभी नहीं, जैसे हम घर में भी देखते हैं कि कुछ इमरजेंसी हो जाती है, तो अगर सब्जी नहीं है तो लेडीज घर में दाल बना लेती हैं,
दाल में नहीं है, कुछ और चीज कर लेते हैं, अचार फल काट वगैरह। लेते हैं, जी बिल्कुल। मतलब तो इसी प्रकार से हमें बच्चों को ये देखना है कि ऐसे समय में देखते हुए हमें उनको मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या है, बुक्स क्या है, वही उन्हें बताई जाए और अगले वर्ष उनको प्रमोट करते हुए अगले वर्ष के लिए, और उसका अगले वर्ष जब नॉर्मल हो जाए, मुझे पूरी उम्मीद है शायद 5-6 महीने में नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि वैक्सीन आई चुकी है, और इस बिल्कुल प्रकार से बिल्कुल। उनकी जो है, हाँ, उनका जो है कोई वेस्ट भी नहीं होगा। और हमें ये भी देखने को मिलेगा, जो मिला है कि वास्तव में बच्चों में काफी रुझान है शिक्षा के प्रति। जिस बिल्कुल प्रकार से अभी अगर मैं आपका एग्जांपल लूं, जो मैडम का स्कूल है स्वामी अमरदेव, वहां पे एक बच्चा है 12वीं क्लास का, विजय नाम का। तो जी जैसा जी उसके फादर जो है एक वेल्डिंग का काम करते हैं, तो उसने वो उनको देखते हुए एक ट्रैक्टर का वो मॉडल बनाया, और उसके मन में जो मैंने उसकी जो इंटरव्यू सुना था कि उसके मन में ऐसा है कि गांव में जो समस्या है कीचड़ हो जाती है, तो वो उसके मन में यह है कि साइकिल में ऐसी बनाऊं टायर का, तो सोच रहा है कि जो फिसले नहीं, जिससे आने जाने में हमें तकलीफ ना हो। तो इस प्रकार की इस समय को हमें ऐसा वो देखते हुए कि हमें एक वरदान सा है टू अप्लाई आवर माइंड, टीचर्स एंड जो जितने मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में है, सीबीएसई में, एनसीईआरटी में है, वो ये सोचें कि बच्चों को हमें इस प्रकार शिक्षा में क्या जो चलती आ रही प्रथा वही रखें, या नई कुछ और उसमें विचार करके उसमें अलग, उसमें कुछ चेंजेस लाए जाए। बहुत बढ़िया। मैं बहुत यही बहुत कहना चाहूंगा, क्योंकि हाँ आंकड़े तो जी हम बहुत बात कर लेंगे, जी तो जी बिल्कुल आंकड़ों पे ना जाए, डिग्री पे ना जाए, हम उस समय उसके ज्ञान की तरफ जाएं। और बिल्कुल ये जो ठीक बात। इतना वेबिनार हो गया, मैंने देखा कि कुछ ऐसे वेबिनार पूरे इंडिया में, जैसे महाराष्ट्र में भी देखा हमने, कहीं भी देखा, 10, 15, 20, 25 ही वो मंच पे आते हैं बच्चे। तो जो हमारा मकसद है, जो मैडम का एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, ईच वन टीच वन, हम कुछ ऐसे बच्चों को भी तैयार करें कि जो आगे जाके जो नहीं आ पाते उनको हम पढ़ाएं। बिल्कुल गांव में सही। कुछ बच्चे किसी भी कारण से नहीं आ पाते हैं, कोई कुछ कारण हो गया, तो वो उनको क्वालिटी हम ऐसी दें कि वो आगे उसको ट्रांसफर करें। तो मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार की चिंतन की आवश्यकता है। बहुत तो गहरी अभी बात। फिलहाल मैं बहुत बिल्कुल बढ़िया सर, सर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ठीक बोला भटनागर सर आपने। आदरणीय जी मुकेश भटनागर जी, आपने बहुत सुंदर संदेश दिया है कि वर्तमान दौर में सारे पाठ्यक्रम को रीड करवाने की अपेक्षा सिलेक्टिव, यानी कि जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, उसको पढ़ाया जाए, और बाकी आने वाले जो वर्षों में उसकी भरपाई की जाए, आगे पाठ्यक्रम में उस सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाए, उन विषयों को जो सबसे ज्यादा अर्जेंट हैं, जिनके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता, उसके आधार पे बच्चों को सिलेक्टेड जो पाठ्यक्रम है, जो हमारा सिलेबस है, उसको करवाने की जो आपने बात कही है, ये बहुत ठीक बात कही है आपने, और बहुत आपका धन्यवाद। एक फिल्म आई थी 1980 में, द बर्निंग ट्रेन। जी जब जी कोरोना जी जब कोरोना का पीरियड बहुत डेंजर लेवल पे चल रहा था, सबके मन में बहुत दहशत थी, बहुत दहशत थी। एक टाइम ऐसा था जब पूरा लॉकडाउन था, कहीं कोई आवाजाही नहीं थी, तो हर एक आदमी ऐसा करता था कि अपना टीवी जब भी खोलता या मोबाइल से देखता कि कितने आज मेंबर, आज कितने होंगे, आज कितने होंगे। बाद में, और ये इसने मतलब बहुत डिप्रेशन दिया लोगों को। यूनेस्को ने जी बताया कि 30% लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए। तो 1980 में एक फिल्म आई थी, द बर्निंग ट्रेन है, बिल्कुल ऐसी पोजीशन है, एकदम आग लगी, कि आप जानती हैं, फिल्म सभी ने देखी होगी। और लास्ट मोमेंट पे सिर्फ वो संघर्ष चलता रहा कि जीवन को कैसे बचाया जाए, जितना बच जाए उतना ही सही। बहुत से लोग उसके अंदर प्राण गवा गए, और लास्ट में एक प्रार्थना हुई, टीचर्स थी, बच्चे थे, और टीचर्स ने वो जो प्रार्थना की, तेरी है जमीन ये तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर। तो ये जो उसके अंदर एक प्रेयर थी, उस प्रेयर ने बहुत खूब। झकझोर दिया था, हमको झकझोर दिया था, और हम उस स्थिति को फेस करके आए हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज हम जिंदा हैं 10 महीने बाद भी, और इतनी बड़ी बीमारी को काबू कर लिया। तो शिक्षा के अगर बच्चा कम भी कर लेता है, जितना कर लेता है, हमें संतुष्ट रहना चाहिए। और जीवन है
तो शिक्षा है। बच्चों के अंदर इस कहता है कि हर एक जो कठिन दौर होता है वो कुछ ना कुछ शिक्षा दे के जाता है। बहुत कुछ सिखा के गया है। ये पीरियड जो अकस्मात आया था, अचानक आया था, हमें बहुत कुछ सिखा गया। जीवन जीने की कला सिखाई इस पीरियड ने। तो आपने बहुत सटीक चिंतन किया है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद श्री भटनागर जी। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री कुलविंदर सिंह जी को। आप बहुत बड़े विचारक हैं। बहुत से कंट्रीज में आपके जो है आपके वेबिनार, सेमिनार और आपकी कोचिंग क्लासें चलती रहती है। आप मंच पर आएँ और अपने विचारों से अवगत कराएँ। और इसके बाद सनीता राणा जी हैं हमारे पास और श्री हिमांशु छाबड़ा जी हैं। जी, कुलविंदर सिंह जी, आदरणीय। माइक शायद बंद है आपका। हाँ जी। एक बार सबका दोबारा स्वागत है, नमस्कार। और नमस्कार। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं सितारों में बैठा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। सबका बहुत धन्यवाद कि इतनी गंभीर संगोष्ठी। लेकिन एक बात का हमेशा मुझे कभी-कभी मलाल हो जाता है कि जी। ये सब अच्छी चीजें, अच्छे विचार सिमट के अच्छे लोगों तक ही क्यों रह जाते हैं? ये अच्छे लोगों से आगे क्यों नहीं जाते, दूसरों तक क्यों नहीं बहुत जाते? गहरी बात। जी। और पहली बात, और दूसरी ना, एक गुरबाणी की तुक लेके मैं आज का अपनी बात को शुरू करता हूँ। वक्त विचारे सो बंदा होए, कुदरत करके वस्या सोए। इसका मतलब ये है कि समय के अनुसार अपने आप को बदलना इंसान होने की सबसे बेहतरीन निशानी है। यदि आप जी। वक्त के अनुसार नहीं चलेंगे ना, तो गड़बड़ हो जाएगी, और इतनी जबरदस्त गड़बड़ होगी कि फिर आप ढांचे आपके हिलते ही रहेंगे, जैसे अभी पीछे किसी ने कहा। मैंने तो कहा। बिल्कुल। जी 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 जी। चलो, गंभीर विषय में भी मैंने कोई नहीं, नहीं, अच्छी हास्य बात। ढूंढ लिया। जी। बोझिल तो नहीं रहना चाहिए ना कोई संगोष्ठी। अच्छी बात। हाँ हाँ हाँ। शिक्षा का मेरा अगर लेमैन लैंग्वेज में अर्थ मैं समझता हूँ ना, तो वो 4 चीजों को लेके चलता हूँ। पहला है संस्कार, बिल्कुल। दूसरा है कर्म, कर्मवीरता, कर्मवीर। तीसरा है सिद्धांत, वेरी। और चौथा है आचार। हुँ। अगर आपके पास संस्कार हैं, तो आप किसी भी मुद्दे पर, किसी भी जगह पर, किसी भी समय टिके रह सकते हैं, आगे बढ़ते रह सकते हैं। अगर आपके पास कर्म है, तो भी आपके पास ये चांसेस रहेंगे कि आप और आगे बढ़ सकें और बेहतर कर सकें। कैसी भी शिक्षा मिली है, कितनी बार भी आप फेल हुए हैं, कहां भी आप चुके हैं, कोई मायने नहीं रखता। तीसरा, सिद्धांत होंगे ना, तो आपको किसी कोई बुलाएगा, ये अपने आप स्थिति बनेगी। अगर सिद्धांत नहीं होंगे, तो आप जा जाके कहेंगे कि यार मुझे भी कोई मौका दो। सही बात। और चौथी बात, आचार। ये सारी बातें किताबी रह जाती हैं यदि आपके जीवन में ना हो। हुँ। ये अगर आपके जीवन में है, तो ही चीजें अभी अभी जो चीजें बदली है ना, इनमें 3 चीजों का बहुत बड़ा रोल है। पहले हम बच्चे देखते थे, रात में सोते थे, दिन में स्कूल जाते थे, पढ़ाई करते थे। अब सिस्टम थोड़ा सा उलट गया है, उल्लू जैसा हो गया है। अब बच्चे रात को कितने कितने घंटे तक तो मोबाइल्स पर होते हैं, सुबह कितना लेट उठते हैं, और उठते सारी मुंह धोए बगैर सीधा ही मोबाइल के आगे टिक जाते हैं। तो ये सब सही बात है, चीजें, बिल्कुल गहरी बात। सही। और एक इंटरेक्शन जो है सोशली बहुत कम हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है। हम पहले ही बहुत ज्यादा स्वयं सेंटर थे, अब और ज्यादा हो गए। ये आत्म शिक्षा के केंद्रित हो गए। विपरीत है। ये विपरीत हो, आत्म केंद्रित होना तो अच्छी बात है। हुँ। स्वयं अब फोकस हो गए। बिल्कुल। आत्म वो ऊंचाई हो गई। जो आप बोल रहे हो वो बहुत ऊंचाई की बात हो गई, वो नहीं। ये मतलब संकीर्णता की बात हो गई। हुँ, ठीक है। एक इन्वॉल्वमेंट, हुँ। इन्वॉल्वमेंट, रोल और राइट्स, इन 3 चीजों विषयों पर बात करूंगा। इन तीनों में किस किस की क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, क्या क्या रोल होने चाहिए, क्या क्या राइट्स होने चाहिए अभी चेंज वाले सिस्टम में, पेरेंट्स का, टीचर्स का, स्कूल का या कॉलेजेस का। पेरेंट्स के लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो पेशेंस।
बच्चों के साथ पेरेंट्स की पेशेंस का तकरीबन गुब्बारा अभी फटने ही वाला है। अगर आजकल कोई अनाउंसमेंट ना आई होती कि स्कूल खुल रहे हैं तो पेरेंट्स फट जाते। सही बात। तो इस लेवल की पेशेंस उनकी गड़बड़ा गई है कि यार कोई तो कोई सिला निकालो, कोई स्कूल खुले, ये तो मेरी क्या कर रहे हैं, मेरी जान ले रखे हैं। तो अभी पेशेंस को बड़े एक डिफरेंटली ओरिएंट करना पड़ेगा, उनके साथ बच्चे बनना पड़ेगा, उनकी चीजों को उनके तरीके से एंजॉय करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही सेकंड, बात। प्रायोरिटीज में शिक्षा कहीं आती है तो उसको रखो, नहीं तो आप यकीन मानिए मैं आज तक जिस भी फंक्शन में जहां कहीं भी गया हूं तो मेरी 5 मास्टर्स डिग्री है, तो मेरे को कभी कोई अभी तक तो मेरी किसी संगोष्ठी में 5 मास्टर्स डिग्री वाला मिला नहीं। उसके बावजूद भी मेरे को आता कुछ नहीं है, जीरो हूं। तो इसका मतलब जो बात की मुकेश जी ने कि डिग्रियां ना इकट्ठी करो, आप इंसान बनाओ। इंसान बनाना ज्यादा जरूरी है, और इंसान होगा ना तो वो कहीं पे भी कामयाब हो जाएगा। आप डिग्रियों, आपका कोर्स कंटेंट नहीं पूरा हो रहा, ये तो मतलब प्रायोरिटी में होना ही नहीं चाहिए। कोर्स कंटेंट तो आपका एक बात बताए, रेखा मैम, राखी मैम, मुकेश जी, भारत जी, आपने जब भी जो भी पढ़ा था किसी भी क्लास में कभी यूज हुआ? सिर्फ 2 और 2 4 करना नोट गिनने के टाइम यूज होता है, और 4 गालियां देने के टाइम हिंदी यूज होती है, और अंग्रेजी यूज होती है जब एप्लीकेशन लिखनी होती है। इसके अलावा कभी कोई पढ़ाई यूज हुई? सही बात। पढ़ाते हो तो यूज हो रही है। बिल्कुल। मेरी बात का केवल बुरा मत मानिएगा, इसका कोई सकारात्मक पहलू भी देखिएगा। दूसरी बात, मैं इतना कहूंगा, चाहे यूज ना हुआ हो, गुस्ताखी में आपको बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन उन सारी शिक्षा से जो शिक्षाविद यहाँ पर हैं, हमें आत्मविश्वास आया। जी, सबसे बड़ी चीज जी, आत्मविश्वास। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, उसका रोल इतना नहीं रहा। हाँ, लेकिन संस्कृत का रोल नहीं रहा। उर्दू भी हमने पढ़ी, लेकिन हमारे शिक्षा से दीक्षा की तरफ हम बढ़े। ये मेरा इसमें पेशेंस, प्रायोरिटी और प्रोविजंस, ये पेरेंट्स की जरूरत है, और टीचर्स की जरूरत है एफर्ट्स, एनर्जी और एनलाइट करना है उन्हें। बच्चों के अंदर, हर एक के अंदर ना, मैंने आज एक शेर पढ़ा कहीं से, क्यों ना मैं अपनी ही पूजा करनी शुरू कर दूं, क्यों ना मैं अपनी ही पूजा करनी शुरू कर दूं। किसी फकीर ने मुझे कहा था कि तुझ में भी रब है। तो बात अब यह है कि अपने अंदर के रब को पहचानने की जरूरत है। बेसिकली हम एनलाइट करने का काम करें, क्योंकि हमें सिस्टम से तो काफी निराशाएं मिल चुकी हैं, क्योंकि पॉलिटिकल नहीं होना, सिस्टम्स को नहीं बोलना। तो हमें अपने आप से क्या करना है? अपने आप से उन चीजों के ऊपर काम करना है जिन चीजों से बड़ा काम हो सके। तीसरा, स्कूल्स और एडमिनिस्ट्रेशंस को, अथॉरिटीज को क्या करना चाहिए? इनोवेट करना चाहिए, अपने आप में इनोवेशन। आप यकीन मानेंगे, मैं जब जब पढ़ाता था, आप मेरा आज तक का रिकॉर्ड उठा के देखे, मैंने अगर 20 साल पढ़ाया तो 17 साल बेस्ट टीचर का अवार्ड लिया। लेकिन उसके बाद मेरे यूनिवर्सिटी के टॉपर स्टूडेंट्स रहे पूरे दौर में। लेकिन एक बहुत बड़ी अच्छी बात ये थी कि मैं 40 मिनट के पीरियड में केवल और केवल, मेरा मैक्सिमम होता था 20 मिनट पढ़ाना, मैक्सिमम 20 मिनट पढ़ाता था। बाकी के 20 मिनट मैं बच्चे को गढ़ने की कोशिश करता था, जानने की कोशिश करता था। आप यकीन करेंगे, मैंने अपने जीवन में शायद 5000 से ज्यादा ऐसे फंक्शन अटेंड किए जो मेरे स्टूडेंट से रिलेटेड है। कोई किसी की शादियां अटेंड की, कोई किसी के बच्चों के ऊपर। मतलब ये सब चीजें कब हो पाई? क्योंकि मैं उनसे जुड़ने की कोशिश करता रहा। तीसरा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। बच्चे को अपने अंदर एक इंडस्ट्री नजर आनी चाहिए, कमाई का जरिया नजर आना चाहिए, वो कमाई कर सके, इस तरीके से उसको गाइड करना चाहिए। और थर्ड, इंटेलिजेंस बनाना चाहिए, वो सेल्फ सफिशिएंट हो, ऐसा बनाने की कोशिश करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है गुरु नानक साहब ने की है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। अरे हम अगर कोरोना से बच गए तो ये सेमिनार कर रहे हैं, नहीं तो हम भी खबर होते। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अनहोनी नहीं थी। जो चले गए वो भी अनहोनी नहीं है, और जो जाएंगे वो भी अनहोनी नहीं है। असल में क्या है, जितने दिन रहना है इस प्लेनेट पर ना, इतना कामयाब तरीके से रहे कि वो कामयाब तरीका हमें और बाकियों को हमारी याददाश्त दिलाता रहे। हमारे
दादाजी को कितने लोग याद रखते हैं? किसी को नहीं पता, उनके दादाजी को, लेकिन उनके समकालीन किसी ने भी, चाहे शिवाजी हो, गुरु नानक को, उनको सब याद रखते हैं। क्यों? उन्होंने कुछ खास किया। हम भी कुछ खास करने के हर रोज प्रयास करें। क्योंकि किसी से पूछा गया, भाई साहब आज सुबह सोकर क्यों उठे? क्योंकि मर नहीं गया। अगर मर गया होता तो मैं सोकर नहीं उठता। अरे नहीं, सोकर इसलिए उठा कि आज के दिन में जो कमाल नहीं कर सका था, वो कमाल आज करूं। ये हमारी सोच का अगर हिस्सा रहेगा तो चीजें बड़ी डिफरेंटली बदलेंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं जरूर कह के अपनी बात को विराम दूंगा कि ऑब्स्टिकल्स हमेशा थी, हमेशा रहेंगी और हमेशा बढ़ती ही रहेंगी। उन ऑब्स्टिकल्स को अपॉर्चुनिटी में बनाने के लिए हमें बस सक्रिय सकारात्मक एनर्जी बच्चों में, देखो एक तो जिस दिन उनको हम इनोवेटिव बना देंगे ना कि यार अभी मैंने एक फिल्म वो देखी स्कैम करके, स्कैम 92 एक सीरीज आई, वो हर्षद मेहता के ऊपर। आप यकीन मानेंगे, एक उसको देखने के बाद, और ये जिनसे ह्यूमन बम होते हैं जैसे टेररिस्ट, उनको देखने के बाद एक बहुत जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी आई कि यार ये लोग, जो लोग नेगेटिविटी में इस एक्सट्रीम तक चले जाते हैं कि मैं अपने आप को मार दूंगा लेकिन ये बम फाड़ के मैं वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी करूंगा। इसका मतलब कितने लेवल का उनको पढ़ाया जाता होगा। क्या हम टीचर्स इतने भी गए गुजरे हैं कि अपने बच्चों को इस लेवल का पढ़ा सके कि पॉजिटिविटी में एक्सट्रीम जा सके? छोटी सी कोई नेगेटिविटी आती है और हम हिल जाते हैं, हमारे ढांचे हिल जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ढांचों को संवारने की जरूरत है। हमारे को संस्कार, कर्म, सिद्धांत और आचार, इन 4 चीजों के ऊपर केंद्रित होकर अपनी शिक्षा को, क्योंकि अगर कंटेंट वाइज देखे तो मेरे ख्याल से जब मेरे पापा ने 10th की थी तो उस समय 10th की वैल्यू भी शायद ग्रेजुएशन से ज्यादा थी, और जब मैंने 10th की ग्रेजुएशन की तो मेरे बच्चों की एमए से भी उसकी वैल्यू ज्यादा थी, और जब मेरे बच्चे आज एमए कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू जो फ्यूचर में पीएचडी करेंगे उनसे भी कम हो जाएगी। तो कहने का भाव है, हमारा स्तर क्यों गिरता जा रहा है, हमारे टीचर्स का स्तर क्यों गिरता जा रहा है, हमें ये ऐसी संगोष्ठियां क्यों करनी पड़ रही हैं? इसका मुख्य कारण यह है कि हम अपने रोल को नहीं पहचान रहे। मैं किसी भी देश को बदलने का सबसे इंपॉर्टेंट स्थान क्या मानता हूं? एक किचन। आपको क्या किचन? हाँ, मैं ये किचन को बोलता हूं। अगर एक गृहिणी अपने घर में ये कह दे, मेरे घर में चाहे बेटा कमा के लाए, चाहे बहू कमा के लाए, चाहे पति कमा के लाए, चाहे मैं कमा के लाऊं, ईमानदारी का पैसा आएगा, बेईमानी की एक पंजी नहीं आएगी, उसी दिन देश बदल जाएगा, मैं गारंटी। क्या बात, क्या बात, बहुत क्या बढ़िया, बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत ज्यादा समय ले गया हूँ तो माफी दे देना। नहीं सर, बहुत सकारात्मक चिंतन किया है, एक नई शक्ति का संचार करने का प्रयास किया है आपने कि हमें अपनी जड़ें नहीं हिलानी, बुनियाद आज भी स्ट्रांग है, आज भी सुदृढ़ है, विश्वास स्ट्रांग होना जरूरी है। बहुत अच्छी बात कही कि अंत होगा बीमारी का, यह विश्वास जरूरी है। अंत होगा बीमारी का, यह विश्वास जरूरी है। बिना विश्वास और परहेज के यह जंग अधूरी है। बिना विश्वास और परहेज के यह जंग अधूरी है। बच्चों को पढ़ाने का एक जज्बा दिखाएं हम, बच्चों को पढ़ाने का एक जज्बा दिखाएं हम, एकजुटता की ताकत से चलो जीना सिखाएं हम, एकजुटता की ताकत से चलो जीना सिखाएं हम। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ऐसा ही संदेश आपने दिया है कि जीवन जीने की कला में सकारात्मक जीवन एक बहता दरिया साहित्यिक समूह के तत्वाधान में कोविड-19 उत्तरकालीन शिक्षा एक चिंतन। हिमांशु छावड़ा जी माइक बंद, वीडियो बंद करके अपने विचार रख रहे हैं, तो आपको ही आमंत्रित करता हूँ। हिमांशु छावड़ा जी, आप मास कम्युनिकेशन से पीएचडी भी कर रहे हैं और पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। बहुत ही गंभीर एवं ओजस्वी आपका उद्बोधन रहता है। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ।
हमारे खास मेहमान हिमांशु छाबड़ा जी आप मंच पर आए और अपने विचार रखिएगा। छाबड़ा साहब। सभी को नमस्कार। और आज के हमारे थैंक यू आज के हमारे संयोजक जीवन एक बहता दरिया साहित्यिक समूह, मैं वो सर पढ़ रहा था इस करके आपको लगा कि मैं बोल रहा हूँ, तो मैं याद कर रहा था क्या बोल रहा है। तो जीवन एक बहता दरिया साहित्यिक समूह कोविड-19 उत्तरकालीन शिक्षा एक चिंतन। आज के सेमिनार में संयोजक हमारे भारत भूषण वर्मा जी, बहुत ही सक्रिय हमारे मास्टर और बहु प्रतिभा के धनी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और प्रोफेसर कुलविंदर, राखी मैम, मुकेश सर, सुनीता राणा मैम और रेखा शर्मा मैम, आप सबको भी बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। और मैं अभी पीएचडी शोधार्थी हूं जनसंचार का, और मेरे असंध से मैं पत्रकार हूं पंजाब केसरी दिल्ली हिंद समाचार समूह की तरफ से। और मुझे आज ये महसूस हो रहा है कि जब मैंने ऑनलाइन सेमिनार्स और वेबिनार्स जब अटेंड किए लॉकडाउन में, तो अभी ये सोच रहा हूँ कि मैं कितना बड़ा हो गया हूँ कि आज मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। तो ये आप सबकी बदौलत है कि मुझे जो है भारत भूषण जी ने मौका दिया, और मैं अपने विचार जो है व्यक्त करने के लिए आपके समक्ष हूँ। तो मैं अपनी बात को शुरू करूंगा कि जब गुरु नानक साहब कहीं गए अपने शिष्यों के साथ, तो वहां पे उत्पाती लोग थे और कुछ शरीफ लोग थे। तो जब उत्पाती लोगों को गुरु नानक साहब ने कहा कि आप उजड़ जाओ, तो उनके शिष्यों ने कहा कि उत्पाती बोल दिया, चलो ठीक है। तो जब दूसरी जगह गए तो शरीफ लोग थे, उनको बोला कि आप उजड़ जाओ, और जो उत्पाती थे उनको को बसे रहो। तो उनके शिष्यों ने कहा कि आपने ये क्या किया। तो गुरु नानक साहब ने कहा कि जो अच्छे लोग हैं वो सभी समूह में फैल जाएं, और जो बुरे हैं वो टिके रहें। तो प्रोफेसर कुलविंदर जी की बात पे मैं बता रहा हूँ कि ये बात जो है आज कोविड-19 पे भी फिट बैठती है कि अच्छे लोग अब जुड़ गए। मुझे अच्छे लोग, अगर ये ऑनलाइन सेमिनार ना होता तो आपके साथ मैं कैसे जुड़ पाता। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो इसको सर मैं जो अपनी बात को शुरू करूंगा, ये एक शब्द है डिजिटल लिटरेसी। ये शब्द जो है एजुकेशन का जो हम बात कर रहे हैं, तो इसको साक्षरता में हम बात करेंगे डिजिटल लिटरेसी। मतलब हमारी साक्षरता किस तरह डिजिटल रूप में हमारे सामने आई है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात सर मैं शिक्षा के बारे में ये कहूंगा कि आज की शिक्षा जो है अब गुरुकुलों से लेके सेमिनार और वेबिनार तक आ गई है। ये मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन है। इस पे किताब भी शायद आ सकती है कि गुरुकुलों से लेके कोविड-19 तक। और दूसरी बात जो इसमें सर अहम है, वो है सर डिजिटल डिवाइड का। मैंने जब मास्टर डिग्री मास कम्युनिकेशन में की, तो हमारा सर एक टॉपिक था डिजिटल डिवाइड का, कि डिजिटल डिवाइड का मतलब ये है कि जो डिजिटल ऑनलाइन जो चीजें चल रही हैं, कंप्यूटर मेडिएटेड जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो आज हम कर रहे हैं, कंप्यूटर मेडिएटेड कम्युनिकेशन या मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, इसको मैं संचार के लैंग्वेज में यही बोलूंगा। और अभी जो ये हो रहा है सब चीजें, इसमें कितनी खाई हमारे और आपके बीच में तो नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों के बीच में जो डिजिटल डिवाइड चल रहा है, इसको कैसे कम करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं डिजिटल इंडिया की साइट भारत सरकार की देख रहा था, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए लोगों को डिजिटल इंडिया के बारे में जोड़ने के लिए और एम्पावरमेंट करने के लिए और डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए। और सर इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो है वो जोड़ूंगा ये शिक्षा को लेकर के, कि हमारा मोबाइल जो है वो एक कन्वर्जेंस का मॉडल है सर। उसमें जो है माननीय महोदय, उसमें रेडियो भी चल रहा है, उसमें ऑनलाइन सेमिनार्स भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है। एक मोबाइल में बहुत सारी सुविधाएं को हम अगर जोड़ दे तो उसको कन्वर्जेंस बोला जाता है। तो अब सर मैं जिस बात पे आने जा रहा हूँ, वो मेरी मुख्यतः क्या रिपोर्ट कि मैंने कोविड-19 में शिक्षा को लेके क्या बदलाव महसूस किया और क्या चीजें देखी। सर जब मैं माननीय महोदय, जब मैं फील्ड में न्यूज कलेक्ट करने के लिए गया, तो उसमें जब मैंने देखा कि मैंने जब मास्टरों से या स्कूल्स में जाके बातचीत की, प्राइमरी में, सेकेंडरी में और मिडिल में, तो जब मैं फील्ड में गया और मैंने ये देखा कि जो शिक्षा ऑनलाइन सरकार दे रही है, हरियाणा सरकार या भारत सरकार दे रही है, वो कितनी सफल हो रही है, उसमें कितना बदलाव आ रहा है। तो सर उसमें मैंने जाके देखा कि बच्चे जो गरीब थे, उनको डिजिटल डिवाइड का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उनके पास
फोन नहीं थे, और ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि फिर मैंने पूछा कि भाई इनका समाधान कैसे हो रहा है, अगर मान लो किसी के पास मोबाइल नहीं है तो दूसरा बच्चा कैसे काम कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि उनको दूसरा बच्चा घर जाके काम समझा रहा है और अगले दिन भी यही प्रोसीजर शुरू हो रहा है। अभी सेमिनार का समय भी 5 मिनट ही रह गया है, तो मैं, मैडम सुनीता भी मेरे बाद है, तो मैं 2 मिनट सिर्फ और लूंगा। तो सर इसमें जो चीजें जो चल रही हैं, लेकिन मैं एक बात अब सफलता में ये मानता हूं कि जो ऑनलाइन शिक्षा है वो बहुत बढ़िया है, और इसमें हमें जो नेगेटिविटी आ रही है उसका सामना करना तो पड़ रहा है, वो तो हमारे लिए अभिशाप भी बन गया है कि हम लोग फिजिकली जाके कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में अपना एंजॉयमेंट या शिक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जो बहुत जरूरी था। लेकिन अब अगर ऑनलाइन हम आ रहे हैं तो इसके लिए हमें थोड़ा प्रयास करने पड़ेंगे कि हम कैसे ऑनलाइन बच्चों को जोड़ पाए, या मैं खुद कैसे अपनी डिजिटल लिटरेसी को मजबूत कर पाऊं, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब सर, अब माननीय महोदय, बात ये है कि मैं पीएचडी का शोधार्थी हूँ। जब पूरे लॉकडाउन में मुझे कोई लाभ नहीं हुआ बजाय वेबिनार अटेंड करने के, इस कोविड-19 में मेरी शिक्षा तो है वो रुक गई थी बिल्कुल। और उसके बाद अभी शिक्षा जो है थोड़ी रिज्यूम हुई है, अभी दोबारा शुरू हो गई है, और अभी कुछ हुआ है। लेकिन मैं अपने स्तर पे कहता हूँ कि मुझे ऑनलाइन शिक्षा का कोई लाभ नहीं हुआ, बजाय सेमिनार तो जरूर अटेंड किए हैं, लेकिन वैसे कोई लाभ नहीं हुआ है। अब लास्ट में मैं ये बात अपनी बात को विराम दूंगा कि वेबिनार्स और सेमिनार्स अटेंड करने से या मेरी जो शिक्षा का जो स्तर उनसे बढ़ा, उसकी बजाय अगर फिजिकल रूप से मैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जाके, जहां मेरी शिक्षा चल रही है अभी, वहां जाके अगर मैं फिजिकली अपनी चीजों को देखता, लाइब्रेरी इस्तेमाल करता या मेरे गाइड से बातचीत करता, तो मैं कहता हूँ कि बहुत चीजें मेरी ठीक हो जाती। और शायद अभी जो इतना मुझे बहुत गैप झेलना पड़ा मेरे जैसे विद्यार्थियों को, या बहुत दिक्कत हो रही है, तो वो ना होती। और कोविड-19 जो उत्तरकालीन शिक्षा है, ये अभी और बेहतर बनाने की इसको जरूरत है, एम्पावर करने की जरूरत है, और इसको जो बाधाएं आ रही हैं उसको दूर करने की जो हमारे को जो जरूरत है, उसमें सरकार को भी करना चाहिए, हम सबको भी करना चाहिए। आप भी शिक्षाविद हैं और मैं तो अभी छोटा सा जो है शोधार्थी हूँ, और सबको मिलके इस चीज को सुधारना है और खत्म करना है। और मेन है कि हमारा जो भारत है वो शिक्षा के लिए कैसे संपूर्ण हो, कैसे एक एक बच्चा जो है हमारा साक्षर हो, सर्व शिक्षा अभियान का जो हमारा मोटो चलता है वो कैसे सफल हो। और ये सब चीजें जो है हमें सोचनी होंगी, समझनी होंगी। बाकी सब कुछ अच्छा है, वो भी शिक्षा अच्छी है, ये भी शिक्षा अच्छी है, इसमें बैलेंस कैसे बने ये हम सबको सोचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सही, बढ़िया। सकारात्मक। और आपने एक बैलेंस की बात की है कि एक बैलेंस स्थापित करना है, एक समन्वय हो, एक संतुलन हो कि जो स्थिति है उसको हम बदल नहीं सकते। ये विवशता थी, यह एक विवशता थी जिसको सभी को फेस करना था कि ऑनलाइन एजुकेशन के सिवाय हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था, कोई ऑप्शन ही नहीं था। उस स्थिति से तो जुड़ना ही था। खैर, समय अब समाप्त हो रहा है। हमारे 2 वक्ता, 1 वक्ता मैम सुनीता राणा जी भी रहते हैं, और बाकी सभी सदस्य अपना सिर्फ 2-2 मिनट का वक्तव्य ही रखेंगे, क्योंकि 8, 20, 25 पे हम खत्म करेंगे इस कार्यक्रम को, समाप्त करेंगे। तो कितना समय हो गया इसमें? देखो 2 मिनट हमारे बीच में। 8:20 हाँ जी, मैं शुरू करती हूँ। मेरा 2 मिनट चाहिए, यस मैम, यस। क्योंकि सब इतने शिक्षाविद बैठे और बहुत सारी वही बातें जो जब आपने बोला कि इस गोष्ठी में भाग लेना है, मैंने इन्हीं बातों को सोचा। अपनी पंक्तियों को मैं बस यहाँ से शुरू करूंगी। बुझने लगी हो आंखें तेरी, चाहे थमती हो रफ्तार, उखड़ रही हो सांसें तेरी, दिल करता हो चित्कार, दोष विधाता को न देना, मन में रखना तू ये आस, रण विजयी बनता वही जिसके पास हो आत्मविश्वास। हम मैं एक प्राइवेट शिक्षिका हूँ। बात जब बच्चों की आती है तो यहाँ पर हमारे अपने जख्म हरे हो जाते हैं। आप ये कहिए, पिछले 11 महीनों में एक हिंदी अध्यापिका ने किस तरह से PDF बनाना सीखा, किस तरह से फाइल्स बनाई, बच्चों को कार्य भेजे। और आप सोच सकते हैं कि प्राइवेट टीचर
अभी मैम ने बहुत अच्छी लाइन बोली थी, दिल में बैठ गई भजन। और ये पंक्ति हम प्राइवेट शिक्षकों के लिए बहुत ही सही रही है। या तो पूरा वेतन नहीं मिला, और अगर मिला भी तो उसमें से बहुत कुछ कट गया, लेकिन काम हमने बहुत से लोगों से बहुत ज्यादा किया। कई बार तो शुरू में 24 घंटे में से 18 घंटे काम किया, लेकिन फिर वही बात, जैसे सर ने कहा कि नींव मजबूत हो तो ढांचे गिरते नहीं। और क्योंकि मैं हमेशा ही सामाजिक क्षेत्र में हमेशा ही अपने आप को बनाने की कोशिश की है और साथ निभाने की कोशिश की है लोगों की। बहुत सारे बच्चों की अपने तौर पर मदद की, आर्थिक समस्याएं बहुत आई लोगों को। जो डिवाइस की बात है वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों के भी आई, और बहुत सारे, इतने सारे मेरे जानकार लोग हैं जिनकी नौकरी छूट गई। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे घर में मेरे पति भी फोटोग्राफर हैं और मैं एक प्राइवेट शिक्षिका, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। जितनी देर सारे जुड़ते हैं, बात करते हैं, तो मैं अपना एक शेर सुना देता हूँ। जी जी बिल्कुल, क्योंकि अब तो हमारे पास टाइम हो गया ना। आप ऑथर भी हैं, सबसे बड़ी बात, कवि भी है। ठीक। ये एक तो मैं ये कि शिक्षा के मायने क्या हैं, शिक्षा के मायने क्या हैं, समझने का वक्त आ गया। शिक्षा के मायने क्या है, समझने का वक्त आ गया। इंसान है तो अब सही में, इंसान है तो अब सही में इंसान बनने का वक्त आ गया। इंसान बनने का वक्त, बहुत बढ़िया, वाह। बहुत अभी मैं भी क्या बात कहना चाहूंगी, कोरोना काल में जोक्स में स्कूल फीस, स्कूल टीचर्स और ऑनलाइन लर्निंग का भी एक दौर चला। और जैसा कि मैम कहा कि 24 घंटे में से 18 घंटे हम लोगों ने कोशिश करी कि बच्चों को समथिंग इज बेटर देन नथिंग दे, हम ऐसा कोशिश करें। और जब वो जोक्स और वो कटाक्ष फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे पढ़ते थे तो चीज उठती थी। तो बिल्कुल सही है। मैं बेशक हम बहुत नहीं कर पाए क्योंकि हम तैयार नहीं थे इसके लिए, मगर प्रयास में कोई कमी नहीं थी, कोशिश में कोई कमी नहीं थी। सही बात, बिल्कुल सही। वो तो हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी खूबी है कि मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। तो टीचर्स तो हमारे वैसे भी लाजवाब हैं, और हमारे उत्तर भारत के जो टीचर हैं, विशेष रूप से मैं उनका जो उन्होंने वो किया है इतने कठिन दौर में। जी जी, हमारे हिमांशु जी उंगली खड़ी करके बैठे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ कि चार्ल्स एंडरसन डाना एक चिंतक हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब कुत्ता मनुष्य को काटता है वो समाचार नहीं है, जब मनुष्य कुत्ते को काटता है तो वो न्यूज है। तो अगर कुछ गलत हो जाता है तो बहुत जल्दी न्यूज बन जाती है, अच्छी न्यूज जो है वो कम बनती है। हाँ सही बात है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप तो हमारी अच्छी न्यूज तो लगाते ही हैं, सबसे बड़ी बात। आपने हमने तो किसी को अभी तक काटा नहीं। हिमांशु जी एक बात नहीं हो, लोग आपको काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप बच जाते हो अपने विवेक से, और ऐसे ही बचते हो। हिमांशु जी आपने एक बात कही, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप जब इतना अच्छा जब पीएचडी जैसा काम कर रहे हैं, और वो जैसे ही करने के बाद आप बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ जुड़ जाएंगे और बहुत सारे लोगों को आप पढ़ाएंगे, क्योंकि आपकी सोच में मुझे एक बड़ा अच्छा एक प्रकाश नजर आ रहा है। आपकी सोच अच्छी है, मतलब कहने का भाव मेरे आप समझ पाए कि आपका पीएचडी होना मायने नहीं रखता, पीएचडी के बाद का जो कर्म है ना वो इतना बेहतरीन होने वाला कि वो हर कर्म मंजिल से भी बढ़िया होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सभी का। आदरणीय कुलविंदर सिंह जी, बड़ा सही पकड़े हो आप, मेरे पड़ोसी हैं। बहुत एक्टिव है, सारा दिन सड़कों पे दौड़ते हैं, सारा दिन दौड़ते हैं, और अपने दोनों पांवों से बहुत कुछ। इन दिनों में हमने अपनी संस्था के जरिए से हमने करीब 50 ऐसे बच्चे जो कि किसी भी कारण से जैसे मोबाइल ना होने के कारण, इंटरनेट ना होने के कारण, उन बच्चों को हमने मोबाइल सेकेंड हैंड या कैसे भी अरेंज करके दिए,
और उनकी शिक्षा रुकने नहीं दी। और वाह। इंटरनेट के लिए तो करीब करीब 10,000 रुपए पर मंथ का इंतजाम करीब करीब 300-400 बच्चों के लिए हमारी तरफ से अलग अलग बहुत जा रहा है। बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, प्रशंसनीय है, बहुत सराहनीय। और 2 स्कूल्स हमने अडॉप्ट किए हैं केंद्रीय विद्यालय, जिनके हमने करीब 40-40 बच्चों को जिनकी शिक्षा इस साल नहीं, ये 31 जनवरी को लास्ट डेट को अगर उनकी फीस नहीं सबमिट होती तो सब कुछ खत्म हो जाता। तो 5 लाख रुपए का इंतजाम करके हमने वो भी एक काम किया। वाकई बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। गजब। सराहनीय। वाकई आप जैसे महानुभावों से जो हम लोगों में शक्ति का संचार होता है, वाकई ऐसे कार्य अगर ऐसा सभी नहीं, करें। इसमें अच्छी बात ये रही कि हम एक्चुअली 26 जनवरी को अपने विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में हुआ हूं मैं, तो केंद्रीय विद्यालय में हमने एलुमनाई की। तो जब वो एलुमनाई की तो हम सारे के सारे, कोई हमारे में से जर्नल है, कोई प्रोफेसर है, आर्मी में, एयरफोर्स में, बहुत बड़ी बड़ी जगह पे। अब तो मैं जब अपने साथियों को देखता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मैं ही सबसे पीछे हूँ। तो बहुत आगे निकल गए हैं वो, बहुत आगे। इवन माइक्रोसॉफ्ट के नेडेला हमारा 2 साल सीनियर था। तो ऐसे स्कूल से हम जब निकले तो वहां जाके प्रिंसिपल्स ने को हमने अभिभाषण के लिए बुलाया। तो प्रिंसिपल ने आके बताया कि मेरे पास यहाँ पे 40 ऐसे बच्चे हैं जिनके 10th और 12th की फीस नहीं गई, तो वो इस साल नहीं दे पाएंगे, अगले साल पर बात जाएगी। तो हमने पूछा क्या, कहते एक बच्चे की 12,000 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतनी फीस आपको देनी पड़ेगी अगर आप देते हैं तो आपका ऐसी फंक्शन करना सफल हो सकेगा। हमने उसी समय डिसाइड किया, उसी समय पैसे इकट्ठे किए और 5 लाख रुपए इकट्ठे होके हमने उन्हें दे दिए। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। क्योंकि देखो आप, यही सच्ची गुरु दक्षिणा है, यही हाँ, सच्ची गुरु दक्षिणा, वास्तविक जहाँ से हमने शिक्षा प्राप्त करी उस विद्यालय के लिए कुछ कर पाना, ये सौभाग्य की बात है और सराहनीय कि आपने ऐसा कार्य करा। नहीं, देखिए कई बार अच्छा मुझे लगता तो है। ये है कि जो लोग चंदा देते हैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, धार्मिक पहलू को आप वो मत लीजिएगा कि, लेकिन जो वहां लोग इतना भवन निर्माण के लिए या मंदिर मस्जिद, आप सभी जानते हैं कि कोविड के दौरान ये सभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर सब बंद हो गए थे। वो परमेश्वर विद्या मंदिर में आप जो आप लगा रहे हो ना, ये बहुत बड़ी चीज है सर, बहुत बड़ी। और सर बच्चों की इस फीस बात का दे के आप फक्र कर होता रहे है हो, इससे भविष्य का निर्माण कर रहे हो। ये सर, इससे बड़ा बड़ा अच्छा फक्र इस बात के लिए महसूस होता है वाकई कि मुझे भी बड़ा फक्र 2000 हुआ, हम सभी को फक्र है सर आपकी इस भारत जी, महान कार्य 2013 में मेरे विद्यालय के 50वीं वर्षगांठ थी। जी 2013 में हमारे केंद्रीय विद्यालय की 50वीं वर्षगांठ थी और उन्होंने ढूंढ ढूंढ के व्यक्तियों को बुलाया कि कोई कहाँ क्या पहुंच गया, कोई कहाँ पहुंच गया। तो उस समय जब एज चीफ गेस्ट या ऑनरेबल गेस्ट की तरह 11 बंदों को ट्रॉफीज दी, तो उनमें से इस बात का काफी ऐसा लगता है कि इसको ईगो भी कह सकते हैं कि आपका भाई भी उधर खड़ा था। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर। नहीं, बहुत ये बढ़िया। वाकई बहुत बड़ा महान कार्य था। अगर सभी ऐसा जैसे सोचें, मैं अगर सभी सोचें तो ये कितनी बड़ी वो है, शिक्षा का स्तर कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। बच्चों के फ्यूचर को आपने जो बनाने का काम किया है, ये मेरे ख्याल में, ये जो मंदिरों में, धर्मशालाओं में हम कमरे पत्थर पे नाम खुदवाए जाते हैं, लोग कहते हैं कि मैंने ये कमरा बनवाया, फलानी जगह कमरा बनवाया, तो मेरे ख्याल में उन कमरों की बजाय आप बच्चों का फ्यूचर ही बना दो। ये सर संदेश बहुत गुरु बहुत नानक साहब जी का एक आदेश है हमें, वो आदेश मैं बताना चाहूंगा। कर कर होवे धर्मसाल, होवे कीर्तन सदा विसोआ। इसका मतलब क्या है? घर का मतलब हृदय। जी हर हृदय गुरुद्वारा होना चाहिए, हर हृदय बिल्कुल गुरुद्वारा बना दो। संगमरमर मत लगाओ, संगमरमर जो आप लगा रहे हो ना वो टूट जाने हैं। जो दिलों को संगमरमर से आप सजा दोगे ना, वो सालों तक रहेंगे, बड़े बहुत दिनों तक रहेंगे, वो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। मेरे ख्याल से तो ऐसा है। नहीं, बहुत बिल्कुल ठीक बढ़िया। कहा, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ठीक है। आपकी जो है ना, मतलब आपका कार्य वाकई ही प्रशंसनीय है बहुत। अगर सभी इसी नेक नीयत से काम करें
तो मेरे ख्याल में ये कोविड-19 के बाद का जो उत्तरकालीन शिक्षा है, जो अभी शिक्षा का दौर है, तो वो बहुत कुछ जो क्षतिपूर्ति हो जाएगी। क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है कि जब समय गुजर जाता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि वो टाइम ज़्यादा डेंजरस नहीं था, जिस स्थिति से हम गुजर रहे थे। तो आपने बहुत अच्छा नेक कार्य राखी जी किया। ने राखी जी के लिए जो राखी जी ने अपना वक्तव्य रखा, उसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा। राखी जी, आपकी मेरे को खास जी करके रेखा जी भी, जो मेरे ख्याल से अभी शायद हट गई, लेकिन रेखा जी और राखी जी, आप दोनों के लिए मैं एक बात जरूर कहूंगा। जिस संयम से, जिस तरीके से आपने इस समय को संभाला है, उसके ऊपर एक शेयर अगर अलाउ करे तो मैं कह दूं। जी, जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सर। फनूस बन के, फनूस कहते हैं वो न्यूज़ उसको, बन के जिसकी जी, जी, बिल्कुल। फनूस बन के जिसकी हिफाजत हिफाज़त हवा करे, वो आप बुझे क्षमा जिसे जी रोशन से खुदा करे। रोशन रोशन खुदा। खुदा हाँ, करे। वो क्षमा के बहुत मुझे सुंदर। जिसे रोशन खुदा करे। बहुत बेहतरीन, तो बहुत आप बढ़िया। जैसे लोगों ने ये संभाल रखा भारत को। शुक्रिया। हम सभी इसके जो है हिस्से हैं, हम सभी इसके कह सकते हैं पिलर्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर सच नाइस वर्ड्स। जी, हिमांशु जी। मैं ये बात बोल रहा था सर कि किर्त करो वंड छको और नाम जपो का जो गुरु नानक साहब ने संदेश दिया है, उसको कोविड-19 में हम सब ने किया है। और मुझे लगता है कि गुरु नानक साहब ने 34 वर्ष में 50,000 से भी ज्यादा किलोमीटर की यात्रा करी, जिसमें एशिया के बहुत सारे देश थे। और मुझे लगता है मानवता का जो संदेश दिया था, वो जब संकट होता है तब हमारे भारत में उन महापुरुषों, उन गुरुओं की बात को अमली जामा पहनाया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। और ये देखने को मिली कि हमने नाम भी जपा और किर्त भी करे और वंड के जो है सबकी मदद भी करी। और चाहे शिक्षा की बात हो और चाहे मदद की बात, सभी कुछ उसी में आ गया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सुनीता राणा जी, आप पंचकुला से हैं, आप अपना संदेश दे रहे थे और आप अपने विचार कंटिन्यू कीजिएगा। बहुत प्रखर लेखिका भी हैं आप, कवयित्री भी हैं और शिक्षिका और शिक्षाविद तो आप हैं ही, और आप अपने विचार रखिएगा। श्रीमती सुनीता राणा जी। जी सर, मैंने अपनी बात काफी हद तक कह ली थी और आप लोग इतने कुलविंदर सर हर बात को बहुत ही अच्छी तरह से कह रहे हैं और उन्होंने हर तरह का विश्लेषण भी किया हुआ है। कुछ बातें हैं जो मुझे लगी कि यहाँ पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं हुई। जी, लॉकडाउन के दौरान घरों में हिंसा बढ़ी और उस बिल्कुल, हिंसा के कारण बच्चों को के मानसिक जो स्तर है उस पर बहुत प्रभाव पड़ा। बहुत सही आसपास बात। भी देखने को मिला, क्योंकि हम विद्यालय में है, वहां भी देखा। जो नए नए जिनकी शादी को समझ लो 7-8 साल हुए हैं, बहुत सारे परिवारों में अलगाव हो गया। और दूसरी बात, जो लड़कियां +2 तक कर रही थी, पिछड़े क्षेत्र में थी, बहुत सारे माता पिता ने ये सोचकर शादियाँ कि कर दी। लॉकडाउन में एक तो कम लोग बुला रहे हैं, शादियां कर दी लड़कियों की। सही बात, बहुत बिल्कुल सारी लड़कियों को घर बिठा लिया गया सही बात है, नई और बात। लड़कियों को इस लॉकडाउन में बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ा। अगर आप उधर राजस्थान साइड जाएं, राजस्थान के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वहां के पिछड़े इलाकों में बहुत सारी लड़कियों की शिक्षा छूट गई। इससे मतलब हम बात, अगर हम ढांचा मजबूत होने की बात करते हैं, नींव मजबूत होने की बात करते हैं, एक बार फिर जब मैं नारी प्रधान करती हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना का असर नारी जाति पर हमेशा से ही पड़ता था, पड़ता है और पड़ता रहेगा। तो हम मतलब पुरुष और नारी, मैं नहीं कहूंगी कि सिर्फ नारियां ही, पुरुष और नारी मिलकर इस दिशा में कदम उठाएं कि जब भी समाज में कोई ऐसी स्थिति आए, जैसे ये स्थिति आई और अब आगे भी नहीं पता कि क्या हो जाएगा, जब भी ऐसा कोई हाल, कोई ऐसी समस्या हमारे देश में आए, तो जैसे खाना तो सबने बांटा, ठीक है, खाना भी मिला, सब कुछ हुआ, लेकिन जो ये अंदरूनी समस्याएं लोगों ने झेली, इसका समाधान कितने लोगों ने किया? कितने लोग हम दूसरों के घरों में जाकर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक संस्था से जुड़ी हूँ, उमंग अभिव्यक्ति मंच नीलम त्रिपाठी का, वहां पर हमने कोशिश की कि हम
कुछ लोगों से बात करें, कोई महिलाएं आगे आए, और महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी प्रताड़ना का शिकार हुए। बेशक ये जॉब्स बने कि बर्तन मांज रहे हैं, या मैम जो पीछे दिख रहे थे वो आपके बच्चे थे क्या, लेकिन ये जोक्स भी कहीं ना कहीं समाज में वास्तविकता लिए होते हैं। जोक्स भी हमेशा सच्चाई पर ही आधारित है। बिल्कुल तो ठीक बात। जब भी कभी ऐसी समस्या आए तो हम सब उन गहराई वाली चीजों को देखें जो हमें सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देती। बाकी आप सब ने बहुत ही सारी भी बातें कह रही हैं, बच्चों ने भी झेला, टीचर्स ने भी झेला, कोई बात नहीं, झेल लिया। और आगे भी कुछ भी ऐसी समस्या हो तो हम अपने आप को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाएं। कोशिशों के बावजूद हो जाती है कभी हार, कोशिशों के बावजूद हो जाती है कभी हार, हो के निराश मत बैठना, मन को अपने मार, बढ़ते रहना आगे सदा, बढ़ते रहना आगे सदा, हो जैसा भी मौसम, पा लेती है चीटियां मुझसे। धन्यवाद। बहुत 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 सर एक छोटी सी बात, हम आपस में आगे भी जुड़े रहें तो आपस में फोन नंबर जरूर शेयर कर लीजिएगा। बिल्कुल मैंने अपना बिल्कुल नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया है। और मैम जी की सर। बातें रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। जैसा कि मुझे लगा कि नारी के ऊपर मैम ने बोला, हिंसा के ऊपर मैम ने बोला, वो नेगेटिव बातें हो जाएंगी अगर मैं उसको और बढ़ा के बात करूं। लेकिन अगर एक जोवियल नेचर में, एक हास्य के रूप में, एक नॉर्मल नेचर में अगर मैं बात करूं तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, भारत की नारी सब पे भारी। नर पर भारी नारी। कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा अच्छी रहती है और पहुंचती रहती है। ठीक है बात, बिल्कुल ठीक बात है कि जो लॉकडाउन के दौरान लड़ाइयाँ बहुत हुई, घर में टाइम नहीं, सब एक सास बहू की लड़ाई, पति पत्नी की लड़ाई, घर टूटे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और इसका प्रभाव सीधा सीधा बच्चों पे भी पड़ा है, इसका सीधा प्रभाव बच्चों पे पड़ा है। 30% यूनेस्को कह रहा है कि 30% जो है आत्महत्याएं हुई हैं, सुसाइड्स हुए हैं, 30% है। और उसमें भी जो सबसे ज्यादा डेथ का रेट में भी पढ़ रहा था कि आत्महत्या का जो स्तर था वो 50% किशोरियों यानी कि महिलाओं और जो महिलाओं, हाँ और युवा लड़कियां हैं उनके उनके द्वारा की गई है, क्योंकि शादी का फिल्मी दबाव। कलाकार देखो आप कितने चले गए, बहुत सारे कलाकारों ने आत्महत्या की। हाँ मतलब कहीं ना कहीं ये प्रेशर वास्तव में था। डिप्रेशन 30% का आंकड़ा बता रहा है कि 30% से ज्यादा जो है ना डिप्रेशन के लोग शिकार हो चुके इस कोरोना पीरियड में। और परमेश्वर की कृपा से हम सभी आज सुरक्षित हैं, लेकिन जिनके घरों में ये केस हुए या जिनके रिश्तेदारों में ये केस हुए उन बच्चों की शिक्षा बिल्कुल टूट के रह गई। वो शिक्षा हमारा उड़ीसा जैसे प्रदेशों के अंदर तो वैसे भी नेट नहीं चलता था, जहाँ टीचर पेड़ों के ऊपर चढ़ के, वो पुरानी याद आती है कि जब हमारे जो दूरदर्शन चला करते थे, हम टीवी पे छत पे जाके एरियल घुमाते थे, वो चल गया कनेक्शन, चलिया कि नहीं चलिया, एक दूसरे पूछते थे, ये बात होती थी। हैं? वही स्थिति हम देख रहे हैं। वही स्थिति जो है ना, ये वास्तविक आपने ग्राउंड लेवल की जो समस्याएं बताई हैं कि जो कोरोना के दौर में जो समस्याएं हैं वो आर्थिक पहलू तो रहे जो थे, लेकिन इसके अलावा भी जो पहलू परेशान किए, जैसे मान लीजिए जिनके घर में डेथ होगी या जिनके घर में सुसाइड, जिनके घरों में झगड़े हुए, घर टूटे, ये तमाम प्रेशर्स जो है ये शिक्षा बीमार को लोगों को प्रभावित किया। बहुत समस्या आई सर। हाँ बिल्कुल मैं है। खुद उसकी एक मेरे डायबिटीज का इंसुलिन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और अभी भी पीजीआई में मेरे को मतलब सिर्फ टेलीफोन पर बात हुई है, कभी एक बार, कोई इलाज नहीं हो रहा, और मैं खुद झेल रही हूँ इस चीज। ध्यान रखिएगा अपना, मैम अपना ध्यान रखिए। तो बहुत कुछ हुआ ऐसा जो सामने नहीं आया, और अंदर अंदर बहुत लोगों ने झेला। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक छोटा जी सा जी दो बस संक्षेप ही कर देंगे सभी। आपने 2-2 मिनट का, 1-1 मिनट का अपना जरूर बात कह के फिर इसको कवर करते हैं जी, समय काफी हो चुका है जी। मैम स्वागत है आपका। जी 1 मिनट में मैं अपनी बात को कहूंगी। अभी आप मंच से मैंने सभी के विचार सुने, और क्योंकि मैं खुद दिल्ली से पली बड़ी हूँ और मैंने वहाँ काफी समय से
जॉब करी, अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में जॉब करी। पिछले 2 वर्षों से मैं यहाँ करनाल के विलेज के स्कूल में काम कर रही हूँ एज अ प्रिंसिपल। मेरा जो एक्सपीरियंस है दोनों तरफ का देखने का, एक मेट्रोपॉलिटन की जो सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी की जो एजुकेशन है, और एक विलेज, या मान लीजिए कि आप नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हमारी दूर हैं कनेक्टिविटी से, उनके एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा अंतर है। जब मैं अभी 2 साल पहले दिल्ली में थी, वहां पर पढ़ा रही थी, जब हम वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की, इनोवेशन की, क्रिएटिविटी की बात कर रहे थे, वहीं यहाँ 2 साल में मैंने किस मुद्दों पे काम करा है, बेसिक रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। तो मेरा ये अनुभव कहता है कि डिस्पैरिटी बहुत है हमारी हमारी कंट्री के अंदर। प्रदेश, सिचुएशन हमारा, कहाँ हम पढ़ा रहे हैं, कहाँ हमारा स्कूल है, कहाँ विद्यालय है, उसके हिसाब से प्रोग्रेस है। और मेरा एक अनुभव रहा कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये आज भी हमारी मूलभूत जरूरतें हैं, आवश्यकताएं। इसमें एजुकेशन, शिक्षा नहीं है। रोटी, नहीं। कपड़ा, मकान नहीं, आज एक चैलेंज है। तो मैं क्योंकि एक विलेज एरिया में काम कर रही हूँ, और मैं ये चाहूंगी आप में से जो भी लोग जुड़ना चाहें हमारे साथ, क्योंकि मेरा नारा है ईच वन टीच वन। हम जो डेवलप्ड जगहों पे काम कर रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में या किसी अच्छे पद पर है, अगर हम बच्चों को कुछ शिक्षा दे पाए, कुछ वीडियो के माध्यम से, बच्चे आज ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ गए हैं, वेबिनार के थ्रू या वीडियो शेयरिंग के थ्रू, तो ये हमारा सबसे बड़ा दान होगा। विद्यादान परम दान है, और इससे हम जुड़े, ईच वन टीच वन को हम और बढ़ा सकते हैं डिजिटल माध्यम। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ कि आप मेरे साथ हाथ में लाएं, और हम शिक्षा का प्रचार आखिरी बच्चे तक पहुंचाएं, अंत्योदय के लिए हम सब मिलकर काम करें। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर संदेश। हिमांशु जी, आप कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल सर, अभी हम लोग जो सेमिनार अभी हमने जो शुरू किया, और मतलब उसमें सहभागिता रही सबकी, सबने बहुत अच्छा इसमें अपने वक्तव्य में शब्द बोले, और सभी से हमने बहुत कुछ सीखा है। और यूं ही आप अगले किसी अच्छे जो ज्वलंत मुद्दा है उस पे हम लोग जुड़े रहें। और जो ऑनलाइन जो शिक्षा है, जो ऑनलाइन जो हमारा कोविड-19 के दौरान जो चीजें चली हैं या आगे जो चलने वाली हैं, उसके लिए हम तैयार रहें। और मैं तो ये कहता हूँ कि अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल कर लो कि जो परिस्थिति आए आप उसी के लिए तैयार हो जाओ, और चट्टान के लिए खड़े, चट्टान की तरह खड़े होकर उनका मुकाबला करें, तो आपकी जीत है और आप में ही ब्रह्मांड है। और बस बहुत बहुत धन्यवाद सर। सही बात है, बहुत हम बढ़िया, चट्टान बने बहुत बढ़िया। लेकिन फ्लेक्सिबल रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ। और आदरणीय कुलविंदर सिंह जी, आप कुछ 2 शब्दों कहना चाहें? हाँ जी। सर, मैं फ्यूचर में राखी जी आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी आप मुझे करनाल में आने का मौका देंगे, बुलाएंगे, तो मैं आपके बच्चों के साथ जरूर रूबरू हूँगा। मैं बहुत धन्यवाद। करियर काउंसलर हूँ, पेरेंटिंग में काउंसलिंग करता हूँ, और टीचर्स को पढ़ाने का मेरा एक लंबा अनुभव है। प्रोफेसर्स को, टीचर्स को कैसे पढ़ाना चाहिए, उनके ऊपर मैं काफ़ी वर्कशॉप्स करता हूँ। अगर आप दूर रह कर के भी ये चीज़ें करना चाहें, तो मेरे करीब 2500 के करीब वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब में हैं। आप उन्हें भी बहुत बढ़िया जी। ज्वाइन कर सकते हैं। के जी। अलावा मैं मतलब फेसबुक पे भी डेली हूँ, और काफ़ी कुछ कोशिश करता हूँ। ये प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में हम सब समाप्त हो जाएँगे। ये प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी। हमारा जो किसी भी चीज़ के भी पीछे कंट्रीब्यूशन क्या है, वो कहानी है ना, जो उसी बात से मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। एक लाइन की कहानी है कि वो चिड़िया चोंच में जंगल में लगी आग को एक-एक बूंद से बुझाने के लिए कोशिश कर रही थी। कौवे हँसकर बोले कि तुम ये क्या कर रही हो? इससे कुछ नहीं होने वाला। तो उसने जो जवाब दिया कि मैं तमाशा देखने वालों के इतिहास में नहीं आना चाहती, मैं उस इतिहास में आना चाहती हूँ जो बचाने की कोशिश में थे, चाहे बूँद-बूँद करके ही बचा रहे थे। तो क्या बात हम है। सब बहुत जो ये सुंदर। अच्छाई इस कंप्यूटर पे या इस मोबाइल पे लेकर बैठे हैं, इस अच्छाई को फैलाने के लिए
कटिबद्ध हो जाएं, प्रतिबद्ध हो जाएं कि कोई भी कहीं पर भी है वो अपने हिस्से का भारत संवारना शुरू कर दे, अपने हिस्से का हिंदुस्तान अच्छा करना शुरू कर दे, चीजें बढ़िया होती चली जाएंगी। एक शेर से बात को खत्म करूंगा। मिट्टी को जब होना ही है मिट्टी, शरीर मिट्टी है ना, मिट्टी को जब होना ही है मिट्टी, क्यों ना किसी के काम आए ये मिट्टी। वाह, बहुत जलाएंगे, दफनाएंगे, बॉडी कहाएंगे, जलाएंगे, दफनाएंगे, बॉडी कहाएंगे। रब ने मुफ्त बख्शी, रब के बंदों के काम आई ये मिट्टी। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। बहुत बहुत बढ़िया आपका विचार। और आज के इस जीवन बहता दरिया समूह के द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में आप सभी विद्वत जन जुड़े, आपके विचारों से बहुत कुछ सीखने को मिला और भविष्य में भी हम इसी प्रकार संगोष्ठी करते रहेंगे। एक बार में फिर से आदरणीय राखी गिबरानी जी, श्री सरदार कुलविंदर सिंह जी, आदरणीय सुनीता राणा जी, हिमांशु छाबड़ा जी, रेखा शर्मा जी एवं श्री मुकेश भटनागर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर, हम सबको जोड़ने के लिए। शुभ रात्रि। थैंक यू, शुभ रात्रि।